ट्रेन के सफ़र में सब कुछ पीछे रह जाता है और इंसान आगे बढ़ जाते हैं। मेरे छोटे से दिमाग को ये समझ नहीं थी। ट्रेन कराची जाके रुकी, यानी मेरे घर से 1000 किलोमीटर दूर, और मैं जो 2.5 साल की बच्ची थी, इसके लिए ये फासला मापना नामुमकिन था। शायद इसलिए कि आज तक हिसाब में हमेशा नालायक हूँ कि फ़ासलों को मापने की इस्तात ही ना थी। 2 जमा 2 4 सीख कर क्या करती। पता नहीं कितने महीने घर में कैद रहने के बाद अम्मी ने घर से बाहर जाकर खेलने की इजाज़त दी। अम्मी को लगता था कि बाहर खेलते देखकर अगर बच्चों के बाप ने देख लिया तो उठा के ले जाएगा। माँ के अपने वहम होते हैं, इसके वहम झुठलाए नहीं जा सकते ना। घर से निकलते ही मैंने सबसे पहले अपने घर को ढूंढना शुरू किया। वो घर जहाँ मेरे अब्बू थे, जो शाम को समोसे लगाने जाते थे, और मैं उनके पास जाकर समोसे खाती और पैसे भी लेती। ना सिर्फ ख़ुद बल्कि गली के बच्चों को भी इकट्ठा करके ले जाती और ज़िद करती कि सबको समोसे खिलाएं। ना अब्बू की रेहड़ी मिलती, ना घर मिलता और ना समोसा मिलता। कई बार लोगों ने पूछा, अंकल ये कोने पर मेरे अब्बू समोसे बेचते थे, मिल नहीं रहे। कई बार घर का रास्ता भूल जाती और रोते रोते पूछते पूछते घर पहुंचती और फिर खूब शामत आती। मुझे ये समझ ना थी कि एक शहर जहाँ मेरा बाप रहता है और इसके और मेरे बीच हज़ारों मील पड़ते हैं, एक गली नहीं। बचपन की इन यादों में कुछ किरदार बहुत अच्छे थे, जिनको याद करके आज भी ज़हनो दिल पर एक खुशबूदार तासुर पड़ता है, जैसे अंकल नैयर और उनकी फैमिली। मेरे लाशऊर में हमेशा वो ख़ानदान भरपूर ज़िंदा दिल, खूबसूरत चेहरे और सुनहरे दिल वाले लोगों का हामिल था, और मैं हमेशा सोचती कि जैसे ये सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, बड़ी होकर मैं भी ऐसे ही रहूँगी। हमारे साथ आज नौशी भट्ट मौजूद हैं। नौशी लिखारी हैं, बिज़नेस वूमेन हैं, और हाल में ही इनकी एक किताब की रूनुमाई लाहौर में हुई, तो हमने सोचा कि इस किताब पर बात की जाए। नौशी, आपका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। और मेरा नाम सुहेल अहमद है। ठीक। मैं जानना चाहूँगा, बल्कि शुरू करना चाहूँगा कि ये जो आपने इसका टाइटल है वो बहुत हटके है उससे जो नारा हम 8 मार्च को सुनते हैं, या ये एक ही चीज़ है और आपके कहने का अंदाज़ मुख्तलिफ है? थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं। नारा तो ये है, और मुख्तलिफ थोड़ा सा ये इस तरह से हो जाता है कि इसके आगे मैंने एक क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क मतलब एक सवाल कि हमारे जिस्म तुम्हारी मर्ज़ी पे जो एक शोर मच जाता है लोगों की तरफ से कि पता नहीं ये कौन सा बेहयाई का नारा है। तो मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया कि हमें ये बताया जाए कि इंसान के अपने जिस्म पर उसका हक नहीं होना चाहिए तो किसका होना चाहिए। मतलब हम बतौर ह्यूमन बीइंग मैं समझती हूँ कि मर्द और औरत बराबर के इंसान हैं। इसमें हम किसी को भी अलग नहीं कर सकते। हम उनको जिन्स की सूरत में नहीं देख सकते, हम उनको एक इंसान के तौर पे लेते हैं। तो मुझे तो कभी फ़र्क नहीं लगा एक औरत के दिमाग को इस्तेमाल करने में फ़र्क लगा हो या एक मर्द का दिमाग इस्तेमाल करने में कोई फ़र्क नहीं है, उसमें कभी जिन्स नहीं आई। तो ये ही क्यों है कि जब औरत ये बात करती है कि हमारे जिस्म हमारी मर्ज़ी, एक वो बात कहती है और उस बात के ऊपर एक शोर मच जाता है कि ये बात क्यों कही जा रही है और ये मुतालबा क्यों किया जा रहा है। ये एक टैबू है कि आप इस नारे को जोड़ देते हैं बहुत आगे वाली एक लेवल पे, जहाँ पर कि ये कह दिया जाता है कि शायद ये बेहयाई है या इसका मकसद ये है कि औरत सरेआम सेक्स करना चाहती है, वो सड़कों पे सेक्स करना चाहती है, या वो हर एक को ये दावत देती है कि आ जाए मेरे साथ सेक्स करें। तो ऐसा नहीं है। इस सवाल के ऊपर, इस नारे के ऊपर बैठ के बात करें। आप हमारी बात तो सुने, कम अज़ कम आप हमारी बात सुनेंगे तो हम अपनी बात आपको बताएंगे ना कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो इसका मकसद बेसिकली एक मुकालमे को फ़रोग़ देना था कि कम अज़ कम इसको सुन के ही शायद कोई तनकीद लेके आएगा तो उसको जवाब तो दिया जा सके। अच्छा, मुझे किताब जब मैंने पढ़ी तो मुझे कहीं महसूस हुआ कि ये आप
अपनी आपबीती लिखने की कोशिश कर रही हैं। कहीं मुझे ये महसूस होता था कि नहीं, ये आपबीती नहीं है, ये कुछ कहानी बयान करने की है। तो आप इस किताब कैसे लेती हैं? थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं कि ये। अच्छा, मैं इस तरह से अपने बारे में बात करना कभी भी आसान नहीं होता, क्योंकि आप समझें कि आप एक चौक में खड़े हो गए हैं और आपने लोगों को कहा है कि आ जाएं मुझे पत्थर मारें। तो मैंने वो वाला काम किया है कि मैंने अपनी ज़ात को सामने चौराहे में रख के मिसालों से वाज़ा करने की कोशिश की है। जो हम पढ़ते हैं, जब हमें पढ़ाया जाता था तो हमें कहा जाता था जी मिसालों से फ़लाँ चीज़ वाज़े करें, तो मैंने ये मिसालें दे के समझाने की कोशिश की है कि अगर सोसाइटी में मैं एक ब्रोकन फैमिली चाइल्ड हूँ और मैंने जो चीज़ें देखी हैं एक औरत होते हुए, एक ब्रोकन फैमिली चाइल्ड होते हुए, तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, इस सोसाइटी में ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ होता है, लेकिन हमें चुप करा दिया जाता है। तो जो चुप नहीं करते, जो बात करते हैं, तो उनको बात करनी चाहिए ताकि सोसाइटी अपने आप को बेहतर करने की तरफ जाए, अपनी चीज़ों को रिफ़ाइन करे। जो चीज़ें बच्चों के लिए, जो चीज़ें औरतों के लिए, जो मर्दों के लिए, जो हमारे ख्वाजा सराय हैं उनके लिए जो चीज़ें मुश्किल हैं उनको आसान किया जाए। तो अपनी मिसाल से चीज़ें वाज़ा करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपबीती मैंने लिखनी है, लेकिन वो अभी नहीं लिखनी, वो किसी टाइम के लिए रखी हुई है जी। यानी इसको हम आपकी आपबीती नहीं कह सकते? ये मेरी आपबीती नहीं। अच्छा, और इसके अंदर आपने बहुत सारे ऐसे लोगों का जिक्र किया जो आपके बहुत करीब थे और जिनसे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची, लेकिन उसके साथ साथ जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो आपके नाना जी के बारे में भी हमें पता चलता है, जो बड़े शफीक इंसान थे। और उनकी तो थोड़ा सा आप ये बताएं कि हम अच्छा जब किसी के बारे में लिखते हैं तो वो हमें बहुत आसानी से लिखना जाता है, तारीफ़ है, उसको बहुत ज़्यादा हम एग्जैजरेट कर सकते हैं। मनफी लिखने के बारे में और किसी ऐसे अपने इतने करीबियों के बारे में बात करते हुए हमें बहुत दफ़ा, मुझे बहुत दफ़ा सोचना पड़ता है। तो आपने कैसे ये कदम उठा लिया कि आपने मैं देखता हूँ कि जिनसे आपको शिकायत थी आपने बहुत खुल के उनकी शिकायत इसमें लिखी, क्योंकि मुझे ये किसी जगह ये किताब एक शिकायतनामा भी लगती है। वो शायद शिकायतें इसलिए खुल के लिखी हैं कि जब छोटे थे तब वो आंखें निकाल के डरा देते थे और मार का होता था, खौफ होता था, एक तो बोल नहीं सकते थे, तो अम्मी को शिकायत लगा नहीं सकते थे चूँकि अम्मी की शादी हो गई थी। तो फ़ोन 3 मिनट की कॉल होती थी उस वक्त, आपको पता है कि जो इंटरनेशनल कॉल होती थी 2.5 मिनट उसमें रिश्तेदार सुनते थे, 30 सेकंड हमें मिलते थे 2 बहन भाइयों को, उसमें हम शिकायत क्या लगाते या फरमाइश क्या करते। तो वो शिकायतें जो इसमें नज़र आती हैं, वो शिकायतें दरअसल उन बच्चों की जानिब से समझें कि शायद मैं ही आवाज़ बन गई हूँ जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। शायद हम लोगों को ये समझ नहीं आता कि जिस वक्त जो बच्चे हैं जो वालिदैन के ज़ेरे उसमें पल रहे हैं या जो वालिदैन के बग़ैर पल रहे हैं, उनके जो ट्रॉमास हैं या उनकी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से वो सफ़र कर रहे होते हैं, हमने कभी उनके साइकोलॉजिकल उन चीज़ों के ऊपर कभी बात करने की कोशिश नहीं की, कभी हम लोगों ने उन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं की। अम्मी के लिए भी ये चीज़ें होती थी कि अम्मी आती थी, ढेरों चीज़ें होती थी और उन चीज़ों में हम मतलब ढूंढते रहते थे कि माँ से किस टाइम कोई हमें ऐसा टाइम मिले जिसमें रिश्तेदार ना हो तो हम उसको बता सकें कि हमारे साथ ये किस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन वो हम नहीं बता पाते थे चूँकि वो उतना टाइम ही नहीं, कभी भी नहीं टाइम मिलता था कि अम्मी को कोई भी अकेला छोड़ दे तो हम उनसे बात कर सकें। तो इसमें सिर्फ हमारे जब चूँकि हम कराची से फिर वापस जब लाहौर आ गए तो नाना अबू के साथ रहते थे, तो बाकी मामू वगैरह सब अलग रहते थे। तो जब तक नाना अबू मेरे ज़िंदा थे, मतलब मैं कहती हूँ मैं इसी मुआशरे में, इसी मुआशरे के मर्द को, एक देसी मर्द को जो कि मेरे नाना थे, और मैं कहती हूँ कि अगर मर्द को होना चाहिए तो वैसा होना चाहिए जो इतना प्रोग्रेसिव था और जिसने कभी भी उन बच्चों के ऊपर किसी को भी उस तरह का हक नहीं दिया कि वो उनके साथ, वो अपनी औलाद को साइड पे कर देते थे कि इन बच्चों के साथ कोई ज़्यादती ना हो। और वो अपनी बेटियों को भी जिस तरह से उन्होंने आज़ादी दी हुई थी वो उस तरह से थी उनकी आज़ादी जैसे भी वो चाहते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हमारे लिए वो प्रोटेक्टिव थे, तो इसी तरह का मर्द होना चाहिए ना। मर्द ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मतलब आप उसके साथ बैठे हैं तो आप खौफ महसूस करें कि भाई मैं कहाँ बैठ गई हूँ।
तो मैं इसलिए उनकी तारीफ़ करती हूँ, या मैं आज तक मैं कहती हूँ कि मेरी ज़ात पे उनकी छाप है, वो इसलिए है कि मैंने उनको बतौर मर्द एक बेहतरीन मर्द पाया। मुझे उस तरह से बेशुमार लोग मिले होंगे जिनकी मैं तारीफ़ करती हूँ, लेकिन जब मैं वहीं उसी मर्द की पैदा करदा औलाद मेरे मामू थे जो मुझे हरासमेंट का शिकार करते थे, जिन्होंने मुझे शदीद ज़हनी अजियत पहुंचाई, मैं उनका भी जिक्र करती हूँ। तो मैं तो ना तारीफ़ में कंजूसी करती हूँ ना शिकायत में कंजूसी करती हूँ, मेरा मिजाज है। तो बिल्कुल वो इस किताब को पढ़ के महसूस भी होता है कि जिस तरीके से आपने ये लिखा, जिस ट्रॉमे से आप गुजरी, जो अभी बात आपने की, उससे आप कैसे बाहर आई? मेरा मतलब है कि लोग बच्चों के साथ जब इस तरह की कुछ वाक़यात हो जाते हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की एक हिस्ट्री के साथ जब इंसान जो है वो बड़ा होता है, तो बहुत मुश्किल होता है उसके लिए उस चीज़ों से जो है वो जान छुड़ाना और अपनी जो पीछे की ज़िंदगी है उसको ख़त्म करना। तो ये आपने क्या थेरेपी की, या आपने किस तरीके से इसको जो है कॉप किया कि इस हद तक कि आप इस जगह पे भी पहुंची और उसके साथ साथ आपने इसके ऊपर लिख भी दिया? ये तो बड़ा मुश्किल सफ़र है कि इससे मैं कैसे निकली। मतलब ये बहुत ही मुश्किल है, ये ज़हनी तौर पे भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए, इसको मुझे बयान करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मतलब इससे आप शायद कभी भी नहीं निकल सकते, क्योंकि आप अपने बचपन से बहुत पहले बड़े कर दिए जाते हैं। जिन चीज़ों का आपको किसी भी एज के हिसाब से पता चले उसका एक और फ़र्क है, लेकिन आप वक्त से पहले जब चीज़ें को देखते हैं और आपको समझ नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो मैं शायद इस पे इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन सॉरी मैं इस पे शायद अभी तक उस तरह से नहीं निकल सकी। तो ओवर सेंसिटिव हूँ अपने बच्चों के मामले में कि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती उस तरह से जिस तरह से मतलब हम लोग अपने वालिदैन के बगैर थे, और जिस तरह मामूओं पे मेरी माँ को ट्रस्ट था, या मेरे बाप ने तो खैर वो तो उनको तो जब मैंने ख़ुद ढूंढा और मिली तो तब मिले, लेकिन मतलब उनके लिए हम एक चीज़ थे। ये किताब अब यहाँ से उठा के वहाँ रख दें बस। तो इसमें यही है कि आप अपने बच्चों को ख़ुद ट्रेन करें, उनको बताएं कि आपको जब कोई भी छू रहा है वो अच्छे तरीके से है या बुरे तरीके से, उनको उनकी पता होने चाहिए कि कहाँ पर उन्होंने नो कहना है, कहाँ पर उन्होंने अपने वालिदैन को जाके बताना है, और वालिदैन को इतनी अपने अंदर पैदा करनी चाहिए कि वो बात सुन सकें। वो अपने बच्चे को झूठा मत कहें कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, वो ठीक है, नहीं आपका बच्चा ठीक कह रहा है, वो जिस वक्त जिस चीज़ को आके आपको बता रहा है आपको उस चीज़ को सुनना है, चाहे वो जैसी भी बात कर रहा है। इन्वेस्टिगेट करना आपका काम है, वो अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में नहीं आया, आप उसको लेके आए, तो रिस्पॉन्सिबल तो आप हैं। तो जब आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो उसकी फिर जिम्मेदारी पूरी उठाना आपका फ़र्ज़ है। सिर्फ ये नहीं है कि पैदा कर दिया और ये कह दिया कि जी ठीक है, हाँ ये बच्चे हो गए हैं, बस इनको खिला दिया पिला दिया, अच्छे स्कूलों में पढ़ा दिया, चलो किसी मकाम पे पहुंच गए, फ़र्ज़ पूरे हो गए। फ़र्ज़ पूरे नहीं होते। फ़र्ज़ आपने एक इंसान दुनिया में लाए, एक वजूद है, जब तक कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होता आपने उसकी केयर करनी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। वालिदैन सिर्फ बस नाम के वालिदैन नहीं होने चाहिए, वालिदैन की एक पूरी ज़िम्मेदारी, एक पूरी उनकी पहले ख़ुद से तालीम होनी चाहिए, फिर एक बच्चा पैदा करना चाहिए। वैसे जब किताब आपकी आई है तो उसमें लोगों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि एक जब भी मैं आपसे बड़ा ओपनली एक क्वेश्चन करता हूँ कि मैं अक्सर आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट्स जब पढ़ता रहा हूँ तो ज़्यादातर लोग ये तासुर देने की कोशिश करते रहे हैं कि आप डाइवोर्स्ड हैं या आप सिंगल मदर हैं जो अपने बच्चों को जो है वो उनको पाल रही हैं। तो इस तरह की कुछ इस तरह की इसमें कोई हकीकत है या क्या चीज़ है ये? अच्छा, ये तो मुझे ख़ुद भी बड़ी हंसी आती है। सम टाइम मैं अपने मियाँ को ख़ुद कह रही होती हूँ कि यार तुमने मुझे तलाक किस टाइम दी है, मुझे तो नहीं पता तो वो फिर हम इसको एंजॉय करते हैं। अच्छा, मसला ये है कि देखें आप, इंडिपेंडेंट वूमेन जो है उसकी जो आज़ादी है उसको तो पहले तो आप तस्लीम ही नहीं करते। अगर आपको ये लगता है कि कोई औरत फाइनेंशली या
इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंस अपनी ले चुकी है, या फिर वो सोसाइटी में बड़ी ब्लंट है, बोल्ड है, अपनी मर्ज़ी की ड्रेसिंग करती है, जैसी मर्ज़ी चीज़ लिख देती है। किताब में भी ऐसे चीज़ें उसने लिख दी हैं ओपनली। और जनाब इसका मतलब यही है कि भाई इसका खामन तो कोई नहीं हो सकता, बल्कि इसके तो माँ बाप भी नहीं हो सकते। ये तो कोई पेड़ पौधा होगा जो उग गया है और बस इसको पानी शानी कहीं से मिल गया है और ये है बस। तो खामंद और बच्चे तो कुछ दूर की बात है। तो मैं तो हैरत ज़दा होती हूँ वैसे ऐसी बातें सुन के, लेकिन मैं कहती हूँ यार अब मैं क्या कह सकती हूँ इस पर। जहाँ तक इसके किताब के नाम से और इसके मेरे चूँकि मेरा स्टाइल है इस तरह का, तो लोगों को लगता है पता नहीं मैंने कामा सूत्रा लिख दी है, पता नहीं इसमें मैंने कौन से तरीके बता दिए हैं किसी के कि जी आपने सेक्स कैसे करना है, जबकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। अब लोग इसको पढ़ते हैं, वो रिव्यू कह देते हैं जैसे आपने टाइटल है आपकी किताब के अंदर, तो वैसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा भैया आप उस टाइटल को देख के अंदर लेने क्या गए थे? आपको क्या लग रहा था कि अंदर मैंने ये बताना है कि ऑर्गेज़म कैसे मिलता है? भाई व्हाट नॉनसेंस, आप कैसी बातें करते हैं? आप ये देखें कि आप उसके जो टाइटल्स हैं उनको चेक करें, उसके अंदर जो चीज़ें हैं उन्वानात हैं उनको देखें, फिर आपको पता चलेगा कि उसमें क्या है। आप करंट सिनेरियो पे कोई चीज़ लिख रहे हैं। हाँ मैं ये कहती हूँ कि मैंने अपनी ज़ात को सामने ला के वो चीज़ें की हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है। सब लोग चुप रहेंगे तो कभी भी कुछ नहीं चेंज होगा। आप कारपेट के नीचे सारा गंद छुपा दें, ऊपर कारपेट बिछा के ऊपर खूबसूरत फर्नीचर रख दें तो गंदा फर्श छुप तो जाएगा, लेकिन वो रहेगा गंदा ही, उसने बिल्कुल भी साफ नहीं हो जाना आपके कारपेट से। तो आप ये क्यों नहीं करते कि आप पहले उसकी बुनियाद ठीक करें, जो कि बुनियाद ठीक होने की ज़रूरत है, आपकी सोसाइटी को ज़रूरत है। आप देखें आपकी सोसाइटी कहाँ जा रही है ना। आप बच्चों के लिए कोई काम है, आप मतलब उनको एजुकेशन के नाम पे ट्रैश पढ़ा रहे हैं। हर बंदा बीकन हाउस LGS में नहीं जा सकता, हर बच्चा जो है वो लकाज में जाके नहीं पढ़ सकता। आप सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे को बीकन हाउस के बच्चे के सामने खड़ा कर दें, वो बेचारा बात नहीं कर सकता। आप कहते हैं जी हम बच्चों को बड़ी आला वरफ़ा तालीम दे रहे हैं, डिग्रीज आपकी कहीं पे वो एवेलुएट नहीं होती हैं। मतलब आप क्या बातें करते हैं और किस तरह की अजीबोगरीब। जो बंदा इन बातों को पॉइंट आउट कर रहा है वो सबसे ज़्यादा पॉइंटेड हो रहा है। नहीं, ये तलाक याफ्ता है, ये पूरी सोसाइटी की तलाक कराना चाहती है। ओ भाई मुझे आपकी तलाक से क्या मतलब, मुझे कौन सा पैसे मिलने हैं? मुझे तो लिखने के भी पैसे नहीं मिलते, मैं तो फ्री में लिखती हूँ। सही। अच्छा वैसे जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे कहीं कहीं ये लगा कि ये किताब मर्दों के बहुत खिलाफ है। अच्छा ये आपको लगा कि आप भी एक मर्द है? मुझे ऐसे महसूस हुआ कि ये बहुत ज़्यादा आपका जो है वो रिएक्शन, गुस्सा जो है इस किताब में जो है वो है, मेरा मतलब है। और उसमें आपने कुछ मयार भी तय किए अच्छी औरत के और बुरी औरत के, बल्कि उसके अंदर आपका एक चैप्टर इसके ऊपर भी है। तो ये अच्छी औरत और अच्छा मर्द, और ये इसको किस तरीके से आप किस नज़र से देखती हैं? अच्छा वो जो उन्वान है वो वैसे सार्कास्टिक वे में है। अच्छा। कि अच्छा आप सोसाइटी अच्छी औरत किसको कहते हैं? अच्छी औरत आप उसको कहते हैं जो घर में बैठी है, आपसे 4 टाइम मार खाए, उसके बाद जनाब जी मार खाने के बाद आपसे ये भी ना कहे कि तुमने मुझे मारा क्यों है, वो अच्छी औरत है। आप उसको पहनने ओढ़ने को कुछ ले दें नहीं ले दें, ना सही उसके बच्चे स्कूल जाएं ना जाएं कोई टेंशन नहीं है, वो अच्छी औरत है। तो सॉरी मैं ऐसी अच्छी औरत नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि मैं तो नहीं ये कर सकती। बहरहाल आप अच्छी औरत का म्यार और बुरी औरत का म्यार मैंने उसमें रखा था कि आप हमें बताएं कि अच्छी औरत और बुरी औरत को आप किन पैमानों पर लेकर आते हैं, हमारे लिए क्या म्यार सेट किया आपने जिस पे हम पूरा उतरें, और आप हमें कहें कि ठीक है जी भाई ये अच्छी औरत है और ये बुरी औरत है, ताकि हमें पता चल जाए कि अगर हमने पढ़ना है तो हम बुरे हैं, हमने काम करना है तो हम बुरे हैं, हमने अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनने हैं तो हम बुरे हैं, हमने अपनी मर्ज़ी से शादी करने का कह दिया है तो हम बुरे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से बच्चा पैदा करने की बात करते हैं तो हम बुरे हैं। तो मतलब फिर हम तो बुरे ही हैं, हम अच्छे तो नहीं हो सकते। तो ये तो इसका जवाब हो गया। दूसरी बात ये होगी कि मर्दों के ख़िलाफ़, मेरा ख्याल आपने सारे चुन के मर्दों वाले मज़मून पढ़े हैं, सारे नहीं पढ़े। मैंने इसमें बच्चों के लिए बहुत बात की है, मैंने वालिदैन को बताया कि उनकी क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए। इसके अंदर मैंने
ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत बात की हुई है, उनके लिए भी मैंने लिखा है। मेरे हर एक उसमें होता है कि देखें हम लेकर जाते हैं खुद जिन्स में चीज़ों को, मर्द औरत ख्वाजा असरा। हमें फ़िलहाल तो 3 ही मिलती हैं ना यहाँ पर सेक्स, जिसमें हम खानों में बटे हुए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो वो तीनों तो इंसान हैं, कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल। तो ख्वाजा असरा तो बेचारे हमसे भी निचले दर्जे की मखलूक हैं। हम तो चलो मर्द से निचले दर्जे की मखलूक हैं ही सही, वो बेचारे हमसे भी निचले दर्जे की मखलूक हैं, तो उनके हकूक़ के लिए भी तो आखिर किसी ने बात करनी है। तो ऐसा नहीं है, इसमें नफ़रत बिल्कुल नहीं है। मेरे सबसे बेहतरीन दोस्त जो हैं वो सारे मर्द हैं, वैसे मैं आपको बताऊँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस किताब में आपने एक जगह मैं थोड़ा सा सेंसिटिव क्वेश्चन करने लगा हूँ, अगर आप उसका ना जवाब देना चाहें तो आप कह सकती हैं। मुझे ये महसूस हुआ कि किसी जगह आपने इसमें ख़ुदकुशी की भी बात की है। मैंने 9 टाइम्स अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, पता नहीं क्यों, अच्छा वो थे, मुझे लगता है कि अब वो थे, लेकिन नीयत मेरी यही होती थी कि मैं मर जाऊं, लेकिन शायद तरीका ठीक नहीं था। वो कोई कमी पेशी हो जाती थी चीज़ों की, लेकिन मैंने कोशिश की, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जिन चीज़ों से मैं लड़ रही हूँ, इनसे लड़ने के लिए मेरे में हिम्मत नहीं है, तो मुझे बेहतर ये है कि मैं मर जाऊँ। तो मुझे सबसे आसान हल ये लगता था कि मैं मर जाऊँ। और जिस वक्त मेरे पे वो एक आया होता था जुनून के बस अब मैंने कुछ कर लेना, तो जो भी चीज़ मुझे सामने मिलती थी, ज़ाहिर है मेडिसन की सूरत में हो सकती है, या वो कोई फ़ेनाइल की गोलियाँ हो सकती हैं, या इस तरह की जो भी जितना भी मिलता था मैं खा पी लेती थी। लास्ट टाइम की जब मैंने अटेम्प्ट की थी, उस वक्त मैंने कोई 26-27 गोलियाँ मैं सारी खा ली, और मुझे कुछ पता नहीं है। कुछ देर बाद मैं सो गई, मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो रही थी, मैंने उसको कहा ठीक है मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही हूँ। वैसे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तब मुझे लगा। तो मैं खा के उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं मैं कहाँ हूँ। मेरी जब आँख खुली तो कुछ 4-5 दिन गुजर चुके थे मेरी ज़िंदगी से, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है। और मैंने देखा कि यार मैं तो मतलब ज़िंदा होके वापस फिर इन्हीं लोगों की शक्ल देखनी पड़ रही है, तो मैं ये क्या कर रही हूँ। उसके बाद उसका रिएक्शन ये हुआ, मुझे नहीं पता कि उन 4-5 दिन में मैंने उस मेडिसिन के, मैं दीवारों के साथ सर मारती रही, मेरी इंटरनल ब्लीडिंग हुई, मेरी शक्ल बिल्कुल ख़राब हो गई। कोई हॉस्पिटल में जाती थी तो वो पुलिस का केस बनाने की करते थे। तो ऐसे ही एक डॉक्टर के पास में गई, तो उसने मुझे पूछा कि आप क्यों मरना चाहती हैं। तो मैंने कहा कोई मुझसे प्यार नहीं करता और किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि मतलब आप ये क्यों सोचती हैं कोई आपसे प्यार नहीं करता और आपकी किसी को ज़रूरत नहीं है, आपके कितने बच्चे हैं। मैंने कहा मेरे 4 बच्चे हैं। उसने कहा आपके बच्चों को कौन देखेगा आपके बाद। तो मुझे उसी वक्त वो ट्रिगर हो गया कि मैं तो खुद अपने वालदैन के बगैर पली हुई बच्ची हूँ, तो मेरे बच्चे तो जाहिर है वो सारी चीज़ें देखेंगे जो मैंने देखी थी। तो मैं रोना शुरू हो गई। उसने मुझे कहा आप ये देखें कि आपके बच्चे, किसी को भी दुनिया में फ़र्क नहीं पड़ेगा ना आपके जाने से, किसी को नहीं पड़ता, हर कोई भूल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क आपके बच्चों को पड़ेगा। वो सारी ज़िंदगी सफ़र करेंगे कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या किया। तो आप उनको ये क्यों देना चाहती हैं सदमा, आप चाहती हैं कि वो सदमा लें। तो मैंने कहा नहीं। कहते फिर आप सोचें कि आप क्या करना चाहती थी ज़िंदगी में। मैंने कहा मैं तो बहुत सारा पढ़ना चाहती थी, मैं नहीं पढ़ सकी। कहता आप अभी पढ़ लें। मैंने कहा हाँ मैं पढ़ तो रही हूँ। उस वक्त मैंने 2nd ईयर के एग्ज़ाम देने थे। ये मैं आपको बात बता रही हूँ 2013 की, तो 13 और 13 की, हाँ। तो मैंने कहा मैं पढ़ तो रही हूँ। तो कहते फिर और आप क्या करना चाहती थी। मैंने कहा मैं मतलब कुछ करना चाहती थी, मैं चाहती थी लोग मुझे जाने, मैं लोगों के काम आऊँ और मैं ये सब कुछ करूँ ताकि लोग, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती। तो उसने मुझे कहा कि आप ये ऐसा क्यों सोचती हैं, आप ये सब कुछ अभी भी कर सकती हैं, आप ये देखें कि आप ज़िंदगी के आखिर तक भी जाके ये कर सकती हैं, तो आप इसको अभी से करना शुरू करें। कोई बात नहीं, आप नाकाम होंगी, 1 दफ़ा होंगी, 2 दफ़ा होंगी, लेकिन किसी दिन आप कामयाब ज़रूर हो जाएंगी। तो आप इसको मत छोड़ें, आप इसको अपनी ज़िंदगी को एक ट्रैक पे लेके आएँ और हर एक को भुला दें कि कोई आपके लिए कुछ करता है या नहीं करता है या महसूस करता है, सब भूल जाएं। सिर्फ ये देखें कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। पता नहीं, वो मैं तो कहती हूँ कि कोई फरिश्ता ही था मेरे लिए। बहरहाल उसने मुझे थोड़ा सा उस पर डाला एक ट्रैक पे,
तो बस उस दिन से फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा कि मतलब अब मैं कहती हूँ लोग मर मुड़ जाए मेरे लिए तो ठीक है, मैंने नहीं मरना। मैं क्यों मरूं। अच्छा, ये सारे सिनेरियो के बाद अब आपका अपने बच्चों के साथ कैसे रवैया है? बहुत किस तरह अच्छा, बहुत मज़ेदार, फ्रेंडली, बिल्कुल दोस्तों की तरह। तो ये बच्चों ने पढ़ी किताब आप? हाँ, बच्चे, मेरी बेटी का इसके अंदर है ना मेरे लिए, वो स्टार्ट में जो है वो मेरी बेटी ने मेरे लिए लिखा है, बल्कि उसने लिख के मुझे हैरत ज़दा किया, मतलब उसने वैसे कभी नहीं मुझे कहा। मैं आपको सुनाती हूँ इसमें से। ये मेरी बेटी है सबसे बड़ी, जीना, उसने ये मेरे लिए लिखा था। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत कम ये सब बातें कह पाती हूँ, मगर प्यारी अम्मा, आप मेरी आइडियल हैं। मुझे इस दुनिया में लाई और मेरी सारी ज़रूरतों को हमेशा पूरा करने की कोशिश की। मैं ज़िंदगी में कामयाबी की लगन होने के लिए आपकी ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इसके पीछे आपकी अनथक हौसला अफजाई और लेक्चर्स हैं। मैं हमेशा से ही आपकी तरह खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, और जब भी मेरे दोस्त मुझसे ये कहते हैं कि तुम्हारी मामा बहुत खूबसूरत हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। खैर, कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे हमेशा प्यार ही किया है और मेरी हर गलती पर मुझे माफ़ किया, चाहे मैंने कितनी ही बुरी हरकत की हो। वैसे आपसे बहस करने, झगड़ने और ऊंचा बोलने के लिए माफ़ी। आपने मेरी हर बात को बर्दाश्त किया है, चाहे वो दरवाज़ों को ज़ोर से बंद करना हो या मेरी कोई ज़िद हो। कभी हंस के तो कभी आंखों में आंसू लिए या फिर गुस्से से। ज़ाहिरी बात है, मुझे अच्छी से अच्छी और बुरी बात समझाने के लिए भी शुक्रिया, और मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त बनने और मेरी हर किस्म की बात को समझने के लिए भी बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि मैं एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड रही हूँ, लेकिन आप मेरे लिए हमेशा एक सपोर्टिव मामा रहीं। थैंक यू हम सब के लिए सालों से अब तक मज़े के खाने बनाने के लिए और हमारी परवरिश बाकी रवायती माओं की तरह ना करने के लिए। मुझे आपकी किताब शाया होने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है और बेहद खुशी है। आपकी बेटी जीना। ये मेरी बेटी ने मेरे लिए लिखा था। बहुत खूब। जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो मुझे ये महसूस होता है कि जहाँ आप बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा हसास बात कर रही होती हैं, उसके साथ साथ ख़वातीन के बारे में भी आपकी जो मैं ओवर सेंसिटिव हूँ ख़वातीन। शायद मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ क्योंकि मैंने चीज़ें ख़ुद फेस की हैं, तो मुझे लगता है कि ख़वातीन के बारे में बात हमें इसी तरह करनी चाहिए, सबको मिलके करनी चाहिए। आप सवाल पूरा करें, मैंने सिर्फ ऐसे ही उसमें लुकमा दे दिया था। वो सवाल भी मेरे ज़हन से निकल गया है। सॉरी। नहीं, कोई मसला नहीं। तो बस मैं यही जानना चाह रहा था कि ये दो सब्जेक्ट्स के ऊपर आपने मुझे ये महसूस होता है कि कहीं किसी जगह, मुझे अक्सर जगह पे किताब में महसूस हुआ कि आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचा है, इन चीज़ों के ऊपर, और जो आपने सोचा है वो आपने लिख भी दिया है। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारी जो सोसाइटी है या माशरा है वो इन चीज़ों को सुनने के लिए तैयार है, या उनका कैसा रवैया रहा है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन का इसके बारे में कैसा रवैया रहा है? ख़वातीन का तो रवैया बहुत ही बुरा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद मैंने उनके मर्दों को बिगाड़ने के लिए कोई किताब लिखी है, या मैं उनके मर्दों को बिगाड़ने के लिए फ़ेसबुक पे बैठी हूँ। है ताकि ऐसा नहीं है, वो तो बिगड़े बिगड़ाए, मतलब कौन सा मैंने उनको बिगाड़ना है। तो बाकी इसकी मतलब शायद उनका भी कसूर नहीं है इस तरह से, चूँकि उनकी तरबियत ही इस तरह से की जाती है, उनको चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से समझाई जाती हैं बचपन से ही। तो जब तक वो बड़ी होती हैं तो ज़ाहिर है उनके शऊरी या लाशऊरी तौर पे उनके दिमाग में वो चीज़ें पुख्ता हो गई हैं, जो भी उनके वालिदैन ने और सोसाइटी ने उनके दिमागों में डाली हैं कि मर्द ही उनके जो हैं उनके लिए जो क्या कहते हैं कमाने का ज़रिया है। ज़ाहिर है जब आप देखें, आप बच्ची थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसको कहा जाता है कि जब तुम्हारी अगले घर जाओगी, अपने घर जाओगी तो कर लेना, मतलब जिस घर में वो पैदा हुई है वो घर उसका नहीं है। अपने घर जाओगी तो कर लेना, अपने खावंद से फरमाइश करना।
अगर तुमने कोई अच्छा लिबास पहनना है या तुमने कोई मॉडर्न लिबास पहनना है तो अपने खावन से कहना कि वो तुम्हें पहनाए। अगर तुमने कटिंग करानी है, नहीं बाल नहीं कटवाने हैं, तुम अपने खावन से कहना कि वो करे। तो जब आप इस तरह की चीज़ें बार बार एक छोटे से बच्चे को बड़ा करते हैं उसमें, और जब तक उसकी शादी होती है, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि वो बेचारियाँ भी किस तरह से चीज़ों को उस तरह समझेंगी जिस तरह हम उनको समझाने। हम तो बहुत एडवांस लेवल की बात कर रहे होते हैं, तो उनको तो बेचारों को अपने बेसिक राइट्स का ही नहीं पता। तो वो तो अभी बेसिक राइट्स सीखने की उसमें हैं, तो उसमें उनका कसूर मैं ऐसा, इसलिए मैं उनको इस पर मुझे कह भी दिया जाता है कि औरतों की आप बड़ी साइड ले लेती हैं, हत्ता कि वो ज़्यादती भी करती हैं। लेकिन मसला ये है कि उनको पता ही नहीं चलता कि जिस बात की वो मुखालफत कर रही हैं दर हकीकत वो बात उनके फ़ायदे की है। अगर आप उनकी तालीम की बात कर रहे हैं, आप अगर उनको उनकी मुआशी खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, अगर आप उनको सोसाइटी में एक मकाम बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी यानी उनकी शनाख्त की बात है ना, उनको लेके आगे अपनी शनाख्त बनाने की बात है। लेकिन वो इसको नहीं समझ सकते क्योंकि आपने सोसाइटी ने उन पर प्रेशर ही इस तरह का डाल दिया है कि वो उससे ख़ुद भी नहीं निकलना चाह रही। देखें, अपने कंफर्ट जोन से या अपने कंफर्ट लेवल से निकल के बाहर निकल के सर्दी में, धूप में, गर्मी में जब आपने आदत ही नहीं डाली तो कौन निकल के जाके काम करेगा? तो किसको फ़र्क है? उसको पता है कि एक मर्द मेरे लिए है कमाने वाला, वो जाएगा कमा के लाएगा, मुझे खिलाएगा। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जब दो लोग अगर कमा रहे हैं घर में तो घर की हालत भी अच्छी हो जाएगी, घर में बच्चों के लिए आसानियाँ हो जाएंगी, तालीम अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात यह आती है कि देखें, हम इसके ऊपर बात करते हैं कि यानी हमारे जिस्म हमारी मर्ज़ी का जो थीम है या मकसद है, मकसद ये है कि हमारी बॉडी है ना, हम हर इंसान के जिस्म पे उसका अपना इख्तियार है। वो किसी को कैसे छूने दे या ना छूने दे ये उसका इख्तियार है। वो कैसा लिबास पहनना चाहे ना पहनना चाहे उसका इख्तियार है। मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ और मुझे जनाब कोई भी जो है वो अपना दिखा दे कुछ भी निकाल के, मेरी मर्ज़ी के बगैर, मेरी आंखें नहीं देखना चाहती तो मेरी आंखें मेरे जिस्म पे ही है ना, तो मैं उस पर ज़ाहिर एहतजाज करूँगी। और ये होता है, ये मतलब मैं आप अगर इससे नज़रें चुराते हैं तो चुराते रहें, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती। लेकिन क्या ये नहीं होता? आप 100 ख़वातीन से पूछें और उनसे कहें कि हम आपका नाम ज़ाहिर नहीं करेंगे, आप हमें बताएं आपके साथ कितनी दफ़ा इस तरह के वाक़यात होते हैं कि सड़कों पे जाते हुए आपको हरास किया गया, या बसों में या दफ्तरों में, या आपकी जो रूटीन में आप ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें, या इवन कि आप अपनी ट्रांसपोर्ट में भी और आपके पास से गुजरते हुए भी आपको इस तरह से कर दिया जाएगा। तो आप देखें कि आपको 98% ख़वातीन ये कहेंगी, 2% भी वो हैं जो कहेंगी कि पता नहीं कहीं मेरा नाम ही ना ले दें। ये तो आपके हाल हैं। अब आप ये कहते हैं कि जी शादी हो गई है, आपने शादी के लिए भी एक क्राइटेरिया रखा है कि माँ बाप ही हैं जो कि बच्ची की शादी करेंगे, या बच्चे की भी वही करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चियों की शादियों की बात हो रही है। आप उनकी चॉइस नहीं पूछते, आप उनको ये नहीं पूछते कि आपकी बच्ची जो है जिसने आपके साथ इतनी देर वो बड़ी हुई है उसका मेंटल लेवल क्या है। आप उसके मेंटल लेवल को ही नहीं देखते और आप उसकी शादी उठ के एक ऐसे बंदे के साथ कर देते हैं जिसके साथ वो बैठ के शायद खाना भी ना खा सके, और उसके साथ उसको सारी ज़िंदगी रहना है, और उसको आपने तलकीन की है कि तुमने मर के वापस आना है, तुमने ज़िंदा वापस नहीं आना। शादी के अगले ही रोज़ से आपको पूछने लग जाते हैं खुशखबरी कब है। ओ भाई, अभी तो 24 घंटे नहीं गुजरे, खुशखबरी कैसे मिल जाएगी आपको? मतलब आप किस तरह की चीज़ें करते हैं? आप 1 महीना गुजर जाएगा, आप पे प्रेशर है सोसाइटी का, फैमिली का, ससुराल का, जनाब वो मर्द पे भी होता है। लेकिन मर्द क्या करेगा? वो बाहर जाता है, काम पे जाता है, उसने शाम को घर आना है, उसने बाहर का गुस्सा आकर बीवी पे निकालना है, या उसने थोड़ी बीवी की सुननी है, थोड़ी माँ की सुननी है, उसने जनाब कंबल लेना है, सो जाना है। यही करते हैं ज़्यादातर। वो क्या करेंगे? अब वो बच्चे का प्रेशर जो है वो उस लड़की के ऊपर है जो अभी ब्याह के आई है, कुछ दिन हुए हैं, उसको कुछ समझ नहीं है, नया घर है, नया माहौल है, 10 लोग हैं, 10 लोगों की सोच क्या है। अब एक बच्चा उसने पैदा कर लिया आपके प्रेशर में, अब उस बच्चे को बदकिस्मती से अगर वो लड़की हो गई है, नहीं ये लड़की नहीं होनी चाहिए थी, हमारे घर तो पहले बेटा होना चाहिए था, अब बेटा पैदा करो। अब बेटा पैदा कर लिया है तो अब इसकी जोड़ी मिलाओ। मैं आपको जेन्युइन कह रही हूँ, मेरी नानी के 11 बच्चे हैं, 3 बच्चे उसके फौत हो गए, 8 बच्चे उसके ज़िंदा रहे। मेरी सास के 8 बच्चे थे जिनमें से 2 उनकी डेथ हो गई, 6 उनके थे हयात।
मैंने 5 प्रेगनेंसी मेरी हुई है, मेरा पहला मिसकैरेज हो गया। मैं आपको बता नहीं सकती कि उस मिसकैरेज के बाद से लेके जब तक कि मेरी बड़ी बेटी पैदा नहीं होगी मैंने वो कितना अजियतनाक सफ़र काटा। इतना प्रेशर था मेरे पे, इतना प्रेशर था, इवन दो कि कभी मुझे ये कहा जाता था कि शायद इसको टीबी है, शायद अब ये बच्चा ही पैदा नहीं कर सकती क्योंकि इसकी डीएनसी हो गई थी, तो शायद उन्होंने कोई नुक्स डाल दिया था, अब तो इसका बच्चा नहीं हो सकता, अब हम क्या करेंगे। फिर मेरी पहली बेटी पैदा हो गई, ये प्रेशर था। मैं आप बिलीव करें कि मैं अल्ट्रासाउंड मुझे किया नर्स ने, और मैं जब उठी तो नर्स ने मुझे कहा कि तुम ससुराल में रहती हो, घर जाके मत बताना कि तुम्हारे पेट में बेटी है। मैंने कहा ऐसा क्यों हो सकता, ऐसा क्यों है? उसने कहा बस नहीं बताना। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मैंने बाहर निकलते, मैं कहा मैं बेवकूफ़ लड़की थी, मैंने बाहर निकलती पहले खावन को बताया, घर जाके 2-4 दिन बाद मैंने सास को बताया, तो मुझे इतना लंबा लेक्चर मिल गया, तुम फलां आयत पढ़ोगी तो तुम्हारे घर बेटा हो जाता, क्योंकि तुम नमाज नहीं पढ़ती थी इसलिए तुम्हारे घर बेटी हो रही। सारे मेरे अभी भी मेरे पास मेरी बेटी के शायद कुछ चीज़ें पड़ी हैं, वो पहले जो 6 मंथ में जाके अल्ट्रासाउंड में पता चलता है वो ब्लू कलर में तैयार थी, और उसके बाद जब पता चला तो फिर उसके चंद फ्रॉक सिले, और वो बातें सुनने के बावजूद। और नेक्स्ट जब मेरी प्रेगनेंसी थी, कैन यू बिलीव, आप लोग शायद यकीन ना करें कि मैं पीर बाबे के पास गई और मैंने अपनी नाफ पे तावीज़ पहन के रखा 7वें महीने तक कि मुझे बेटा हो जाए। इतना प्रेशर था मेरे पे। आप कैसे कह सकते हैं कि सोसाइटी में ये चीज़ें नहीं होती हैं और आप कह देते हैं कि जी हम इस पे बात ही ना करें। आज मैं ये सारी बातें करती हूँ, मेरे ससुराल वाले भी हैं, मेरे खाला हैं, मेरे मामू जो मतलब जिंदा हैं, मुझे बातें सुनने को मिलती हैं, मुझे सुनाते हैं बातें। मेरी अम्मी कहती हैं तुमने मेरी बहन के बारे में बात लिखी है। मैंने कहा अभी तो मैंने वैसे नहीं लिखी जैसी मैं लिखना चाहती थी, वो मैं लिखूंगी इस टाइम। तुमने मेरे मरे हुए भाई के बारे में लिख दिया। मैंने कहा वो मर गया तो उसके गुनाह पाक हो गए हैं, उसकी वजह से हम जो एक एक लम्हा मर रहे होते थे वो कौन जिम्मेदार है? तो मैं तो उसको माफ़ नहीं कर सकती किसी सूरत, क्योंकि मेरा बचपन ख़राब किया उन्होंने। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब हम अपनी मर्ज़ी से बच्चा ही नहीं पैदा कर सकते? एक बच्चा पैदा किया, फिर उस पर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया। भाई मतलब क्या करें? और फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि यार मेरे में हिम्मत नहीं है पैदा करने की। नहीं, वो मिसाल देंगे कि मेरी तो माँ ने 8 कीते सन, ताडे कोलों 4 नहीं होंदे पे। अब इस पे बात कर लें तो आप बेहया हैं, आप इस पे बात कर लें तो आपको बातें सुनने को मिलेंगी कि आप शायद मुआशरे को ख़राब कर रही हैं। आपको यही नहीं पता मुआशरा सीधा कैसे होना और ख़राब कैसे होना है। अजीबोगरीब चीज़ें हैं ना, मतलब आप कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर कर पा रहे मुआशरे के। हम कैसे आप लोगों को समझाएं कि यार हमारे मसाइल हैं, हमारी सेहत के मसाइल हो सकते हैं, हमें खुराक की कमी हो सकती है। आपका जो यहाँ पर पहले ही आपकी देखिए आपकी खादें कैसी हैं, आपकी चीज़ें कैसी हैं, आपको चीज़ कोई खालिस मिलती नहीं है। दूध आपको केमिकल वाला मिल रहा है। 2 दिन तंदूर से रोटी मंगा के खाई है तो 3 दिन बिस्तर से नहीं उठा गया। तो आप कैसे मतलब हमसे ये तवक्को करते हैं कि हम आपके बच्चे पैदा भी करें, उनको पालें भी, उसके बाद हम उनके हकूक़ के लिए भी आपसे बात ना करें? वो पैदा करके आपने मुआशरे में छोड़ दी है, आपका बच्चा स्कूल जाता है नहीं जाता है, थोड़ा बड़ा होगा किसी वर्कशॉप पर डाल देंगे, वो भी आपका एक हेल्पिंग हैंड है। बच्चे तो यहाँ पे इसलिए पैदा किए जाते हैं, वो इसलिए नहीं पैदा किए जाते कि उनको मुआशरे का कोई एक फ़ाल फ़र्द बनाना है या उसको कोई प्रोडक्टिव इंसान बनाना है। नहीं, वो इसलिए हैं कि बुढ़ापे का सहारा है। जब आप बिस्तर पे खांस रहे होंगे वो बेचारा आपके सिरप ला ला के पूरे करेगा, कैसे भी करे, चाहे वो चोरी करे चाहे वो काम करे। ये तो उसका मसला है बेचारे का जो पैदा हो गया, उनका तो नहीं है जो उसको पैदा कर रहे हैं। अब हम ऐसी बातें करेंगे तो इस पे आ जाते जी नौशी भट्ट तो माशरे में बेहयाई फैलाने का झंडा लेके फिर रही है। अब इससे मुझे बेहयाई आप बता दें कि मेरी किसी बात में बेहयाई है? मैंने कहा है कि आप बगैर कपड़ों के फिरें, है ताकि आप फिरना चाहते हैं तो फिरें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैंने नहीं कहा, यह आपका पर्सनल मैटर है। अगर आप मतलब कुछ भी करना चाहते हैं अपनी पर्सनल स्पेस में, आप करें, मुझे उस पर क्या एतराज़ है? मुझे किसी रिलीजियस व्यूज़ से कोई एतराज़ नहीं है, मुझे किसी के पॉलिटिकल व्यूज़ से कोई एतराज़ नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि आप ये देखेंगे जो मुआशरे को बेहतर करने की चीज़ें आप उनको अडॉप्ट क्यों नहीं करते?
आप क्यों नहीं वालिदैन की तरबियत करते? आप क्यों नहीं शादी से पहले लड़का लड़की की तरबियत करते कि क्या वो उस रिश्ते के लायक भी हैं, वो चला भी पाएंगे इसको? फिर अगर वो चला रहे हैं तो आप उनको ये क्यों नहीं कहते कि आप बच्चा पैदा करने के काबिल हैं? नहीं, आप खड़े हैं उस पर। जी कैसे हम लोग चीजें सेट कर सकते हैं? एक सेकंड, हम सवाल लेते हैं। अच्छा। हम सवालात बाद में ज़रा लेते हैं। ठीक। जी सॉरी, बस मेरा तो यही था, मैं इसके जो आपने सवाल किया था उसके हवाले से बता रही थी आपको। अच्छा, मेरा ख्याल है हम अगर आप हाँ, समझो तो हम सवालात की तरफ जी जी ज़रूर ज़रूर। एक बड़ी अच्छी सजेशन दी है कि शादी से पहले जो कपल्स हैं उनकी एक तरबियत होनी चाहिए, उनको पता हो कि ये आगे सर्वाइव कर, तो मतलब कि ऐसे मेजर्स, कोई ऐसी चीज़ें, ऐसा कंटेंट कि उनके अंदर किस तरह तरबियत हम लोग कर सकते हैं बच्चों के अंदर, वो कौन से ऐसे जो है ना आई थिंक मतलब कंटेंट होगा, क्या क्या उनके अंदर जो है ना तरबियत वाली, और कैसे की जा सकती है आजकल के सिनेरियो के अंदर ही। अच्छा, पहले तो अगर आप के मतलब अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें, उनकी एजुकेशन पे तवज्जो दें और उनके एथिक्स पे तवज्जो दें, बिहेवियर पे तवज्जो दें। उसके बाद जब आप शादी की तरफ जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से शादी के लिए जो दो लोग जिनके अंदर जिन्होंने उस रिश्ते को चलाना है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि उनके आपस में कम्युनिकेशन हो और उसको वो तय करें कि क्या वो इस रिश्ते को चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं? अगर एजुकेशन की बात करें ना तो अगर एजुकेशन की बात करें तो माज़रत के साथ शायद चंद एक इंस्टीट्यूट ऐसे हों जो तरबियत कर रहे हों। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे एजुकेशन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल लेवल के अंदर शायद डिग्री तो दी जा रही है बट ये कि तरबियत नहीं हो रही। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो इंस्टीट्यूट हैं वो हमारे बच्चों की तरबियत करेंगे? वालिदैन का क्या फ़र्ज़ है? हाँ, वालिदैन के ऊपर मेरी ख़ुद की भी अभी रिसेंटली शादी हुई है, एक ऑब्जर्वेशन है, आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, आज से 10-15 साल पहले हमारे पेरेंट्स जो है ना हमारे साथ बैठते थे, हमें डांटते भी थे, हमें समझाते भी थे, हमारी तरबियत भी करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिज़ल्ट भी हम लोगों ने देखे हैं। बट आजकल जो टाइम चल रहा है स्पेशली वालिद के हिसाब से कि वो इतना टफ़ हो गया मार्केट में जाके जॉब करना, बिज़नेस करना, कि घर को चलाने के लिए जो एक्सपेंस चाहिए उसके फोकस के ऊपर वो बेतहाशा काम कर रहा है। दो जॉब्स कर रहा है, मतलब मल्टीपल बिजनेस कर रहा है, डिफरेंट एक्टिविटी के अंदर है ताकि उसके जो घर के एक्सपेंस है वो चल सके। तो इसके अंदर वो एक गैप एग्जिस्ट हो रहा है, जो बच्चों को टाइम देना चाहिए वो हालात की वजह से वो नहीं दे पा रहा बच्चों की, तो वहाँ पे एक गैप आ रहा है। दूसरा रोल बनता है मदर का। अब वो मोस्टली जो है ना वो घर पे होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, ये जॉब भी कर रही हैं, तो वो ज़्यादा टाइम घर पे होती हैं। लेकिन आजकल कुछ ऐसी एक्टिविटी हम देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर, हमारे मोबाइल, सेल फ़ोन और टिकटॉक और इस तरह की चीज़ें, तो वो मदर भी अदर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, वो भी बच्चों की परवरिश नहीं कर रही, जिसकी वजह से घर की जो बच्चे की तरबियत होनी चाहिए वो नहीं हो रही। हमारे स्कूल्स जब बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे नहीं हो रही, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और आज की यूथ है आपके सामने। इसके बारे में आप कुछ बताएं कि ये गैप किस तरीके से कवर हो सकता है? अच्छा, वो गैप तो चले, बच्चा पैदा कर लिया तो उसका गैप की तो बात कर लेते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि बच्चे ना पैदा करें। अगर आपने एक आधा बच्चा पैदा करना है तो वो आपके लिए पालना भी आसान है और उसकी तरबियत करना भी आसान है, बजाय इसके कि 4-5 पैदा कर लें और फिर आप उसमें उनके एक्सपेंस उठाने में और उसमें एक मतलब आपका कोई उनके साथ आपका जो आपसी ताल्लुक़ है वो कुछ रह नहीं जाएगा। बाकी आपने चंद एक इंस्टीट्यूट का है, मैं तो वैसे किसी इंस्टीट्यूट को मुझे नहीं लगता कि कोई एथिकली या उस तरह से उनको सिखा भी रहा है कुछ बच्चों को कि बच्चे कुछ सीख जाएं। जैसे हम लोग थे, चाहे मतलब नहीं पले, लेकिन जितना भी वालदा साथ होती थी कुछ एथिक्स तो उन्होंने सिखाए थे कि सोसाइटी में लोगों के साथ कैसे बोलना है, बात करनी है, सलाम करना है, या जिस तरह वटेवर जो अपने लिहाज से वो उस वक्त के दौर के हिसाब से वो समझती थी, वो आज तक चीज़ें हमारे साथ हैं। लेकिन देखें, मैं ये कहती हूँ कि आप मसलन अगर आप बच्चे के एक्सपेंस उठाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और अगर आपका बच्चा जो है वो एक प्रोडक्टिव इंसान ही नहीं बन पाया, उसको आपका टाइम ही नहीं मिल सका, तो फिर आपको क्या फ़ायदा है कि आप एक वजूद को दुनिया में लेके आए? प्रॉब्लम नहीं, इस प्रॉब्लम को आपने हल करना है, मतलब आपने कम्युनिकेट करना है अपने बच्चे के साथ। आपने वो देखें, वालिदैन को खुद, मैंने यही बात की है कि वालिदैन को खुद तरबियत की ज़रूरत क्यों है। क्या ये ज़रूरी है कि आप मतलब आप इल्ज़ाम मोबाइल पर या टिकटॉक
पर लगा दें। मतलब टिकटॉक पर इल्ज़ाम लगाने से या मोबाइल पर इल्ज़ाम लगाने से आप अपनी जस्टिफिकेशन तो नहीं दे सकते, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनसे तो आप नहीं निकल सकते। एग्जैक्टली इसी वजह से मैंने दो आप कम से कम 2 साल बाद बच्चा पैदा करें तब तक शायद पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। उस पर हम इनको मुबारकबाद देते हैं। अगला सवाल लेते हैं प्लीज सर। जी सर। नहीं प्लीज सर, मैं सबसे पहले तो इनको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि ये पैनल डिस्कशन नहीं है, ये क्वेश्चन आंसर है। एक क्वेश्चन करने के बाद खामोशी से सुने, अब्जॉर्ब करें, घर जाके इस पे सोचें। ये बार बार इस तरह बोलना अच्छा नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी अपनी गुफ्तगू में हल्का सा जिक्र किया था कि जब बच्ची बड़ी हो रही होती है तो उसे बताया जाता है कि तुम्हारा एक हस्बैंड है जो तुम्हारे तमाम खर्चों का जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। मैं चाहता हूँ आप इसको एलेबरेट करें दोनों तरफ से कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, इल इफ़ेक्ट्स और गुड इफ़ेक्ट्स। मसलन कि एक बच्ची शादी के बाद ये कहती है कि मेरे तो, ख़ास तौर पे अगर वो जॉब करती है, आप माशाल्लाह ख़ुद बिजनेस वूमेन है तो आप कमाती भी हैं, तो अगर एक ख़ातून जो कि जॉब करती है, किसी भी तरह की अर्निंग है, तो वो कहे कि ये पैसा तो मेरा है, इस पर तो मेरा हक़ है, ये तो मैं अपनी मर्ज़ी से खर्च करूँगी, मेरा घर का ख़र्चा, बच्चों का ख़र्चा सब तुम करोगे। और वो जॉब करने के दौरान सारा दिन घर से बाहर रहती है, घर आके भी वो अपनी जॉब के ही काम करती है। मसलन प्रोफेसर है तो ग्रेडिंग कर रही है, सब कुछ कर रही है, खाना नहीं पकाएगी, रोटी नहीं पकाएगी, रोटी बाहर से आएगी, सब कुछ, और ख़र्चा घर का सारा तुम करोगे। टाइम मैं जितना दे सकती हूँ उतना ही दूंगी, उससे ज़्यादा नहीं दूंगी। तो इस तरबियत और इस मॉडल के क्या इल इफ़ेक्ट्स हैं कि जी मर्द ने ही सारा ख़र्चा करना है और औरत अगर कमाती है तो वो सारे पैसे पे उसका हक़ है। सो मच सो के निकाहनामे में लिखवा दिया जाता है कि औरत की कमाई पे मियाँ का कोई हक़ नहीं होगा, वो अपनी मर्ज़ी से खर्च करेगी और जहाँ चाहेगी खर्च करेगी। इस मॉडल जो इस माशरे में है, ये फिनंशियल इंडिपेंडेंस का जो ऑपोजिट मॉडल है कि जो फिनंशियल आप एक्सक्लूजन कर देते हैं कि इस औरत की आमदनी एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द हाउस होल्ड बजट, उसके इल इफ़ेक्ट्स पे आपने सोचा, आपकी क्या राय है? मैं इस रवैये को देखें, ये भी एक इंतहा है तो वो भी एक इंतहा है। मैं कमाती हूँ, मैं अगर काम करती हूँ तो मेरे जो घर के एक्सपेंस अगर मैं खर्च करती हूँ तो उसमें कभी भी मैं ये नहीं कहती कि ये मैं ही कमा रही हूँ या मैं ये खर्च कर रही हूँ, ये मेरे पैसे हैं, मैं नहीं खर्च करूँगी, तुम खर्च करो। आपके जो मुल्की हालात चल रहे हैं, अप एंड डाउन आपका आता है, कभी आप कमा रहे हैं, कभी आपका हस्बैंड कमा रहा है, कभी दोनों का काम चल रहा है, कभी दोनों का नहीं चल रहा है, या एक का चल रहा है, जिसके पास सेविंग है वो निकाल के लगा लेगा। तो अगर तो आप देखें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को लेकर चलते हैं तो ये तो मामलात होने ही नहीं चाहिए। अब देखें तरबियत तो उधर भी ये है, अब उसकी ऐसी तरबियत लड़की की कौन कर रहा है कि जिसमें उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि वो ये कहे कि ये पैसा मेरा है, बजाय इसके कि वो ये कहे कि ये पैसा हमारा है। अगर आप एक अच्छे उसमें रह रहे हैं, एक अच्छा एक आपका बॉन्डिंग है आपके पार्टनर के साथ और आप एक अच्छी शादी में रह रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर ये सारे मामलात होते हैं। और जहाँ ये होते हैं तो वहाँ मुझे लगता है कि बैठकर आपस में दोनों को उसका फ़ैसला कर लेना चाहिए कि चीज़ें कहाँ पर गलत हैं, और अगर वो ठीक नहीं हो सकती तो मेरा ख्याल है उसको फिर ख़त्म कर देना चाहिए। ये मुझे तो यही लगता है, क्योंकि दो इंतहाओं में तो आप किसी भी चीज़ को ठीक बैलेंस नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम गुलबाज है, मैं एक लॉयर हूँ। आज की शाम जो है ना वो काफ़ी टेंस हो गई है, थोड़ी दुखी हो गई है जिस तरह का मौजू था। मेरे एक लाइटर सा कमेंट है और एक लाइटर सा क्वेश्चन है जी। आपका नाम नौशी भट्ट साहबा है, और जब ये सुसाइड वाली बात का जिक्र हुआ दैट वाज वेरी सैड, लेकिन इसके ऊपर मेरा लाइटर सा कमेंट ये है कि आपने 9 दफ़ा जो ट्राई की, हर दफ़ा खा के कुछ मरने की कोशिश की। तो उसका मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है। तो मेरा ख्याल है कि खाने से नहीं बट मर सकते। मैं ना मरते हुए खूबसूरत लगना चाहती थी। आखिरी वो बड़ा अच्छा जुमला था जब आपने कहा कि अब लोग मरे मैं क्यों मरूं, ये बड़ी एक अच्छा था। अब मेरे एक लाइटर सा इसी तरह के क्वेश्चन है। हमारा जो मुआशरा है ना, हमारा हर घर का जो एक यूनिट होता है, उस घर के अपने कुछ कहानियाँ होती हैं, कुछ तारीख़ होती है, कुछ रिश्तेदारों के बारे में पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं।
वो हम आपस में बैठ के करते हैं। मुझे याद है बचपन में ना, जब हम छोटे छोटे होते थे तो एक उस वक्त ये व्हाट्सएप फ़ोन नहीं होते थे, तो बाहर जो लोग होते थे वो एक कैसेट बार के बेचते थे। वो गांव में किसी के घर में कैसेट आई, तो वो जब ये इवेंट होता था तो बड़ा वो एक फंक्शन सा हो जाता था, जिस तरह वो सामने टेप रिकॉर्डर रख के सब लोग सुनते थे। वो किसी के घर में आई, मुझे याद है, हम छोटा था तो बच्चे भी वहाँ जा खेलना शुरू हुए, वो टेप रिकॉर्डर लग गया। अब जो भाई साहब बाहर से भेज रहे थे ना, वो तो समझ रहे थे मेरे घर वाले ही सुनेंगे, तो वो कह रहे थे आप फुप्पी ने चंगी नहीं की साढ़े नाल फलां टाइम, लेकर असी फिर भी उन्होंने इंज किया है, वो फलां बंदा मिलिया सी मैनू इत्थे। तो आपकी किताब से लग ये रहा है कि वो बातें जो रिश्तेदारों की हम घर में बैठ के करते हैं ना और उनके आने पे चुप हो जाते हैं, वो आपने सारी की सारी किताब में लिख दी हैं। नहीं, वो सारी की सारी नहीं लिखी वो भी लिखनी है वो लिखनी है। इस पे मैं सवाल ये है कि थोड़ा सा हमें इनलाइटन करें कि ये किताब बेसिकली किस किस चीज़ को कवर कर रही है और इसका बेसिक थीम, अपार्ट फ्रॉम जो थोड़ा टिट्स एंड बिट्स में डिस्कशन हुई है, वो क्या है? अच्छा, इसमें ये है कि इसमें जो आर्टिकल्स हैं मेरे मुख्तलिफ, जो मैंने मुख्तलिफ किसी भी करंट सिनेरियो के होते हुए लिखे हैं, तो जो मेरे पब्लिश होते रहे हम सब पे, वो हैं। कुछ इसमें मेरी शुरू का जो बयानिया है वो मेरी जो समझ लें कि आप मेरी ज़िंदगी से कुछ 1% लिखा है मैंने, 1% आप इसको कह सकते हैं। तो मैंने शुरू में बताया था कि मैं इसको जब हम स्कूल जाते थे, तो जब हम पढ़ते थे तो उसमें साइंसी या मैथमेटिक्स जो क्वेश्चन होते थे उनको कहा जाता था मिसालों से वाज़े करें फ़लाँ चीज़। तो मैंने ख़ुद की मिसाल दे के चीज़ों को वाज़े करने की कोशिश की है या समझाने की कोशिश की है। मेरा एक अपना तरीका है बताने का कि जिस वक्त आप अपने पे बात रख के करते हैं तो मेरा ख्याल है उसमें कोई दो राय इसलिए नहीं रह जाती कि मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ, मैं सोसाइटी से अलग नहीं हूँ, मैं कहीं किसी और सयारे से नहीं आई। मेरे इनबॉक्स में ऐसे सैकड़ों लोगों के, मर्दों के, औरतों के मैसेजेस हैं जो नहीं लिख सकते और वो मुझे अपनी कहानी भेज के कहेंगे कि नौशी इस पे आप बात कर दें, हम बात नहीं कर सकते, हमारे साथ ये चीज़ हो रही। तो वो भी इसी सोसाइटी के लोग हैं ना, लेकिन चूँकि वो सामने नहीं आ सकते। वो सामने क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि उनको बोलना ही नहीं सिखाया जाता। आप घर में आपके साथ, बच्चे के साथ कोई कुछ हो जाए, बच्चे के साथ कह रही हूँ, सिर्फ बेटी के साथ नहीं कह रही हैं, बेटे के साथ नहीं कह रही, मैं बच्चे के साथ कह रही हूँ। आपके घर में बच्चे के साथ कुछ हो जाए तो आप उसको सबसे पहले ये कहते हैं चुप करो, बाहर ना पता चल जाए, मोहल्ले में ना पता चल जाए, हमारी इज़्ज़त ख़राब होगी। तो उस बच्चे की जो ज़िंदगी ख़राब हो गई है वो ज़्यादा कीमती है या वो जो माशरे में आपकी इज़्ज़त लेके आप फिर रहे हैं बिला वजह की बनाई हुई है आपने, वो ख़राब होने की आपको फ़िक्र होनी चाहिए। फ़िक्र आपको उसकी होनी चाहिए जिसको 9 महीने एक माँ पेट में रखती है, बाप उसकी परवरिश करता है, एक वजूद दुनिया में लेके आते हैं 2 लोग मिलके, उसकी फ़िक्र होनी चाहिए। फ़िक्र आपको सोसाइटी की नहीं होनी चाहिए। आप सोसाइटी की फ़िक्र क्यों करें? सोसाइटी आपके घर में दाने नहीं डाल के देके जा रही। अपने बच्चे के रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं, तो आप उसकी ज़िम्मेदारी पूरी करने, आप ये आपका हक है, आप नहीं करते तो आप गुनहगार हैं। ये मेरी ये जो चीज़ है इसके ऊपर ये मैं क्लियर कट हूँ इस पर। अगर आप अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते, वो जैसे मर्ज़ी आप वालिदैन हैं, बहुत अच्छे होंगे दुनिया की नज़र में, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि फिर आप गुनहगार हैं उस बच्चे के। वो किसी टाइम पे आके ज़रूर आपको कहेगा कि मेरे साथ मेरे वालिदैन ने ये किया। जैसे मैं आज कह रही हूँ, मेरी माँ अगर मेरी माँ मेरे एक्सपेंस ना उठाती तो मैं शायद मुझे ख़ुदकुशी की भी ज़रूरत ना पड़ती, मैं मर आ गई होती पहले से ही। भले वो जैसी भी औरत थी, वो जैसी भी थी, उसकी सिर्फ ये गलती है कि उसने अपने दूसरे खामन के सामने कभी ये तस्लीम नहीं किया कि हम उसके बच्चे हैं। हम अपनी माँ को माँ नहीं कह सकते। आप मुझे इससे बड़ा दुख बताएं दुनिया में कि आप अपनी माँ को अपने सामने माँ नहीं कह सकते। आप उसको ये कहेंगे ये मेरी बहन है। हम अपनी माँ को माँ कह के गले नहीं मिल सकते उसके दूसरे बच्चों के सामने। आप मुझे बताएं कि मतलब, और ये मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ आप चलें, मैं आपको ऐसे 10 लोग और मिला दूंगी, वो 10 आपको ऐसे और 100 लोग मिला देंगे।
आप सिर्फ सोसाइटी के चंद अच्छे लोग अच्छे चीज़ें लेकर और कहें कि जी हमारा मुआशरा तो जी बहुत अच्छा है, हमारी तो जो अखलाकियात हैं बहुत अच्छी हैं, हमारी अखलाकियात को तबाह हमारे जैसी औरतें कर रही हैं। हमारे जैसी औरतें आपको ये बता रही हैं कि आपकी अखलाकियात बेसिकली होनी क्या चाहिए, क्योंकि हमारे जैसी औरतें ही ये हिम्मत कर रही हैं आपको बताने की, वरना तो आप तो सुने ही ना। एक आप झांपा मारते हैं, औरत बेचारी उड़ के वो जाती है। बच्ची की क्या जरूरत है कि वो सालन में से निकाल के अच्छी बोटी खा ले अपने माँ की या बाप की मर्जी के बगैर, या भाई से पहले वो रोटी खा ले। आप कहते हैं ऐसे घर नहीं है, मैं आपको ऐसे 50 घर दिखा दूंगी, आप चलें मेरे साथ लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के घर में चलें, जिसमें बेटे को अंडे का नाश्ता दिया जाएगा और बेटी को अंडे का नाश्ता नहीं दिया जाएगा। तुम तो बेटी हो, तुमने क्या करना है खा के, वो जिसने आगे बच्चे पैदा करने हैं उसको आप अंडा नहीं खाने दे रहे, ये वक्त से पहले जवान हो जाएगी। जी यूनिवर्सिटी साहबा, मेरा नाम महबूब ज़फ़र है और मैं आथर हूँ, कई किताबें हैं शेर व अदब की। सच्ची बात यह है कि आपने मुआशरे की जिन तल्ख़ सच्चाइयों को जितनी जुर्रत के साथ, अगर से मैंने तो ये किताब अभी तक नहीं पढ़ी है, लेकिन आपने जिस तरह से आपकी गुफ्तगू हमने सुनी और आपने ये लिखा और आपने उनका इस पुरजोर तरीके से उसकी वजाहत भी की है, और ये सही कहा बिल्कुल कि हमारे मुआशरे में बहुत कमी है मुकालमे की। अब हम जिस तरह की बातों को सोचते हैं, आपकी बातों से बेशुमार बातों की न सिर्फ ये कि तस्दीक होती है कि वो बिल्कुल बात उस तरह से नहीं है जिस तरह से आमतौर पर समझी जाती है, या जो इस नारा हमारे सामने ये लिखा हुआ है। आपने ख़ुद उन सारी चीज़ों को बढ़ता है और आपने मुआशरे के उन तमाम नासूरों को, उन तलखियों को बरतने के बाद फिर अपने अंदर उतार कर लिखा है, और वो हमारे सामने उनको लेकर आई हैं। और ये हर घर की, मैं समझता हूँ कि वो हकीकतें हैं, वो सच्चाइयाँ हैं जिनका हमें सामना करना चाहिए। और ये आपकी जुर्रत है और हम उसको सलाम करते हैं कि आपने एक ख़ातून होने के बावजूद जो है वो आप हम सबको गाइड भी कर रही हैं, बता भी रही हैं, समझा भी रही हैं और उन सच्चाइयों को उजागर भी कर रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। और ये बिल्कुल सही बातें हैं जो आपने की, इनका कोई मज़हब से या और चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमारे इर्द गिर्द की सारी सच्चाइयाँ ऐसी हैं कि जो जिनसे हम रोज़ नबरज़मा होते हैं बच्चों के हवाले से। फिर आप खुद आप ये बातें इसलिए भी ज़्यादा उस तरह से नहीं कर सकती, इसलिए कि आप खुद माँ हैं, आप खुद बहन हैं, आप बेटी हैं, बहू हैं, वाइफ हैं आप। और तो ये सारी चीज़ें आप अगर आप पे न उतरती हैं और ऐसा न होता तो मेरे ख्याल में आप उस तरह से लिख भी ना पाती। तो ये मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही आपको सलाम करना चाहिए आपको। और वाक़तन जो है इस किताब को पढ़ने के बाद, अच्छा कुछ बातें ऐसी भी मेरे ख्याल में, ये जो मुकालमा है कि 100% मुमकिन है कि आप भी सही ना हो कहीं पर। बिल्कुल। जैसे कुछ बातें ऐसी हैं कि मुआशरे में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि ओवरऑल जो पेरेंट्स होते हैं जब वो एक पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं उन बच्चों के लिए, उन मुश्किलात के साथ और सारा कुछ और ये वो, तो उम्र के उस आखिरी हिस्से में उन पेरेंट्स को, उन बच्चों की भी ज़रूरत होती है। बिल्कुल सर, नहीं ये तो और वो ये चाह रहे होते हैं कि उनकी वो तीमारदारी करें, उनके वो साथ रहें, उनका वो दुख बांटें जो जिस तरह से उन्होंने बच्चों के साथ किया होता है। तो ये और बहुत सारी इस तरह की बातें हैं। तो बहरहाल ये किताब पढ़ने के बाद फिर उस पर कुछ इजहार होगा या लिखा जाएगा। ओवरऑल तो आपको बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। सर उसमें सिर्फ वो मैंने 90% उन लोगों के बारे में बात की है कि जो सिर्फ बच्चा पैदा ही इसलिए करते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, जो मोस्टली हमारे जो यहाँ पर जो चंद ऐसे लोग हैं जो बड़े अच्छे तरीके से अपनी औलाद को बड़ा करते हैं और उसको एक पूरा एथिकली और एक प्रोडक्टिव इंसान बनाते हैं, मुआशरे का एक अच्छा इंसान बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है उनके बच्चों को तो ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो अपने वालिदैन की ज़िम्मेदारी करें, वो तो करेंगे हर सूरत। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम शहबाज मलिक है और मैं एक उस्ताद हूँ जी। इत्तफाक से मैं किताब पढ़ने का मौका मिला और कुछ हक़ाइक़ बड़े तकलीफ़ दे थे, कुछ बातें कुछ जो आपने इब्तदाई नरेशन में लिखी तकलीफ़ दे थी। अभी आप उस
तमाम उस मौके से, उस जगह से सफ़र करके ज़िंदगी में बहुत आगे जा चुकी हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन के तौर पे फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की एक ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इस तमाम सिनेरियो में वो जो मर्द आपकी ज़िंदगी में आए जिनसे आपको शिकायतें भी थीं और वो जो आपसे माशरे में जिनसे तज़ाद भी पैदा हुआ, उन तमाम का क्या रोल है आपको इस मकाम पर पहुँचाने में? दूसरा सवाल इसी सिलसिले में, फेमिनिज़म को हम एक लिटरल में मानों में एक तहरीक के तौर पे जब लेते हैं तो आपकी राय में एक बैलेंस फेमिनिज़म क्या है, उसको हम कैसे उसकी तारीफ़ करेंगे? अच्छा, जो बुरे मर्द मेरी ज़िंदगी में आए, मैं तो कहती हूँ कि मतलब ऐसे खुदा बुरे मर्द किसी को भी ना टकराए, तो ये तो मतलब उनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं उनके लिए कुछ बोलूँ। हाँ, जो अच्छे मर्द मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मतलब मेरे हस्बैंड बड़े सपोर्टिव हैं। कोई भी मैरिज परफेक्ट नहीं होती, हर बंदा अपने एक क्या कहते हैं नज़रियात के साथ या चीज़ों के साथ होता है, लेकिन आपका जो आपके जो क्या कहते हैं एक ताल्लुक़ की खूबसूरती है वो ये है कि आप दोनों अपनी अपनी बात को एक दूसरे को किस तरह से समझा रहे हैं और दूसरा उसको अंडरस्टैंड कैसे कर रहा है। तो मेरा ख्याल है अब हमारी शादी उस लेवल पे पहुंच गई है कि हमें करना भी नहीं पड़ता, उसे पता है कि इसकी जो चीज़ें हैं इसने करनी है, ये करेगी और ये कर सकती है। मुझे पता है कि जो उनकी चीज़ें हैं वो करनी है, कर सकती है। उसके साथ हमारा ताल्लुक़ बहुत अच्छा निकल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब उसमें कोई वो नहीं है। जितनी ख़राबियाँ वो होनी है होती रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी इसी सोसाइटी की औरत थी भाई, मैं कोई किसी और दुनिया की आई हुई तो थी नहीं कि मैं बहुत अच्छी थी, मैंने भी बड़ी उसकी ज़िंदगी हराम की होगी किसी टाइम पे। लेकिन अब कई साल जब से मैंने बताया कि वो लास्ट अटैम्प्ट की, उसके बाद से फिर मैंने वो चीज़ें नहीं की। मैंने अपने आप को हर रोज़ मैं अपने आप को रिफ़ाइन करती हूँ और ये मेरी मरने तक चलेगा। जब भी मैं मरूँगी तब तक मैं सीखूँगी और मैं अपने आप को रिफ़ाइन करूँगी, ये मेरा अपने साथ एक अहद है। दूसरी बात ये होगी कि जितने और मेरे दोस्त बड़े सपोर्टिव हैं, मेरे साथ खड़े होते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं, तू कर सकती है, तू क्यों नहीं करती। मतलब ये कहना भी बड़ी बात है कि आप एक कह दें। ऐसे भी दोस्त हैं जो अपने मतलब अपनी बीवियों को भी उसी तरह, अपनी बहनों को भी उसी तरह कह रहे होते हैं जैसे मुझे कह रहे हैं कि तुम ये करो, तुम ये कर सकती हो। मतलब असल तो वही मर्द है ना मुआशरे का, जो एक सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। बाकी तो फिर बातें तो आप कितनी लाखों की कर लें तो क्या फ़र्क पड़ता है। जो प्रैक्टिकली नहीं कर रहा, जिसके अपने घर में फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो बाहर किसी को कुछ भी कह देगा तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बहरहाल ऐसे मर्द भी हैं सोसाइटी में, बहुत अच्छे हैं, एक उनकी भी लंबी फहरिस्त है, मेरी ज़िंदगी में उनका मकाम है और वो हमेशा मुझे अजीज़ रहेंगे। बाकी ये कहते हैं जो आपने फेमिनिज़म की पूछी है, हमारे यहाँ पर ना एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा है। किसी भी मामले में ले लें, किसी भी मामले में ले लें, आप मामले आप खुद समझ लें, मतलब मैं उसको क्या एलेबरेट करूँ। आप ना किसी एक उस पर रहते नहीं हैं, आपको दरमियाना रवैया नहीं अपनाना आता। आपने अगर किसी भी उस पर जाना है किसी रिलीजियस उस पर, तो शिद्दत पसंदी पे चले जाएंगे। आप नहीं देखेंगे कि उससे किसी की ज़िंदगी तबाह हो रही है, नहीं हो रही। आप उस पर रहेंगे, अगर किसी भी इज़म पे चले जाएं तो उसको भी एक्सट्रीम पे ले जाएंगे। इसी तरह फेमिनिज़म का हमारे यहाँ भी कॉन्सेप्ट ये आ गया कि फेमिनिज़म का मतलब शायद ये है कि मर्द से नफ़रत है, मर्द को बस बुरा भला कहना है और मर्द को जो है वो नीचा दिखाना है, उसको बताना है कि भाई तुम तो हमारे लिए कोई तुम्हारी वक़्त नहीं है, हम तुम्हारे बगैर भी जो हैं वो बहुत हैं तो सही। लेकिन मसला ये है कि आप इसको क्या कहते हैं उसको कोई अच्छा पैगाम नहीं दे रहे। हमारे यहाँ फेमिनिज़म को सही तरह से समझा भी नहीं गया। आपको सिर्फ ये है कि मर्द के अगर आप किसी बुरे रवैये पे बात कर रहे हैं तो आप रवैये पे बात करें, आप जिन्स पे बात कर रहे हैं, आप फिर भी मर्द कर रहा है ये, आप ये क्यों नहीं कहते कि एक ये इंसान कर रहा है। चूँकि वो दो इंतहाएं पहुंचा दी हैं, औरत है तो ये है, मर्द है तो ये है, फिर उसको फिर आपने वो जिन्सों के खाने में बांट दी है और वो जिन्सों में ही आपने उसकी तकसीम करते जाना है। आपने उसकी वो नहीं समझनी कि अगर आपके घर में कोई मसला है या कोई चीज़ है, वो मुआश से उसका ताल्लुक़ हो सकता है।
हो सकता है कि आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी ना हो आपस में दोनों लोगों की, आपका वो मसला शायद कम्युनिकेशन से हल हो जाए, आपके और 100 मसाइल हो सकते हैं। इवन कि आप दोनों लोग मिलकर घर चलाएं तो किसी को भी खाना गर्म करने की टेंशन नहीं है, दोनों आराम से आके डाइनिंग टेबल पे बैठे, मुलाजिम खाना गर्म करके टेबल पे रख देगा। तो मतलब चीज़ें जो यहाँ पर चीज़ें हैं, कुछ परसेंट मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करती, मैं इस पे हूँ, है ताकि मेरे पे इस पर आता भी है कि ये फेमिनिज़म के शायद ख़िलाफ़ बात जाती है, लेकिन ख़िलाफ़ बात नहीं जाती। मैं ये कहती हूँ कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन मेरे लिए मर्द और औरत और ट्रांस ये सब बराबर के इंसान हैं। मैं तीनों के हकूक़ की बराबर की बात करूँगी, ना कि ये कि मैं सिर्फ मर्द की बात करूँगी, मैं सिर्फ औरत की बात करूँगी, या मैं सिर्फ ट्रांस की बात करूँगी। मेरे लिए सब बराबर के इंसान हैं। मैं बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करती हूँ, उसकी बात मैंने करनी है। उसमें मर्द आ जाए, औरत आ जाए, ट्रांस आ जाए, या कोई भी आ जाए, वट कोई भी आ जाए, इंसान हो सही। बस ये फेमिनिज्म है, आप इसको समझें। सिर्फ इसको औरत से नफ़रत या मर्द से नफ़रत या इस तरह की चीज़ों में मत उलझाएं, वो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। अस्सलाम वालेकुम जी। एक किताब लिखी थी जॉन ग्रे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, बैक इन अर्ली 90s, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। तो वो एक कल्चरल एस्पेक्ट उसने दिखाया कि औरत और मर्द वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी किस तरह एक डिफरेंट देखते हैं रिलेशनशिप्स को। इट सीम्स लाइक यू आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग, या आपने जो विटनेस किया फ्रॉम लोकल परस्पेक्टिव। सो जब किताब पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बट देयर आर फ्यू क्वेश्चंस विच आई वांटेड टू पोस्ट। एक हाउ, बिकॉज यू इट सीम्स लाइक यू हैव इंटरेक्टेड विद मैनी फैमिलीज जो इस सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। हाउ मच यू फील लाइक के एजुकेशन एक लड़की की अपब्रिंगिंग में रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करती है, या उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? ठीक है, वेयर यू सी दैट कि जी क्या चीज़ होगी जो उसकी अपब्रिंगिंग में, उसकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी। एक चीज़। दूसरा, वाइल यू वर एंगेजिंग विद डिफरेंट फैमिली, ऑल्दो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से ही आपने उसको एसेस किया होगा, आप डिड यू नोटिस कि कंजर्वेटिव या रिलीजियस फैमिली आर मोर ट्यून टूवर्ड्स द फैक्ट कि उसने बेटे को ज़्यादा ज़रा फोकस करना है, या वो इलिटरेट बाप या इलिटरेट माँ इज़ द वन जो बेटे पे ज़्यादा फोकस कर रही है, बिकॉज उसको लगता है कि शायद बेटा वो है जो उसके हाथ पाँव है, जो उसकी जो बहुत बुढ़ापे का सहारा है, जो भी है, वो बेटी को उस एस्पेक्ट से नहीं देखती। ठीक है, ये उसमें माँ और बहुत। तो ये दो क्वेश्चन है। एंड थर्ड क्वेश्चन, मे बी यू शुड वर्क ऑन इट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। You have gone through with 9 suicide attempts. What works? What should a person should do ताकि वो suicide attempt जरा सही हो जाए? ठीक है, with based on your failures क्या हो? Just a lighter note. ठीक है, I wanted to make a comment कि वो इतनी attempts होगी तो बंदा कुछ सीख ही जाता है कि अच्छा next time तूने करनी है तो you should do it like this way. सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। अब मैं उस पे ना अहमद बशीर को चूँकि मैं बहुत पसंद करती हूँ, तो बल्कि मैं उनको मेंटोर ही मानती हूँ, तो आपके आखिरी सवाल का जवाब पहले दूंगी। तो वो अहमद बशीर साहब जो थे, वो इब्न इंशा को ये होता था कि वो उनको आता था इस तरह से। तो अहमद बशीर को जब पता चला कि मतलब इब्न इंशा के साथ ये मामला होता है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको कहा कि यार तुम ना जब अब तुम्हें ये ख्याल आए ना, तो तुमने क्या करना है कि तुम ना मुझे आके तुमने बस मेरा दरवाज़ा बजा देना। तो मैं तो ख़ुद दुनिया से बड़ा तंग हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, तो बजाय इसके कि मैं अकेला कुछ करूँ, तो हम दोनों जाएंगे और जाके मर मुर जाएंगे। तो इंशा को ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, ये भी मेरे जैसा ही बंदा है। अब उसने इस तरह भी हुआ कि रात के 4 बजे भी इब्न इंशा ने अहमद बशीर का दरवाज़ा बजाया, और अहमद बशीर ने ये भी नहीं देखा कि उन्होंने चप्पल पहनी है कि नहीं। वो दरवाज़ा कुंडी छोड़ के, कराची में उन दिनों वो लोग रहते थे, और वो उनके साथ निकल जाते थे। मसला ये होता था कि वो 12 मिनट होते हैं आपके जो मूड के उस फेज़ के। वो उसको कहते थे अच्छा ठीक है यार, हाँ बस यार क्या करना है जी के, अच्छा वो तुमने पीछे इंतज़ाम कर लिया ना सारा, के पीछे किसी को मुश्किल ना हो। तो वो एकदम पहला झटका लगता था इंशा को कि यार वो कुछ कर लेंगे। अच्छा वो तुमने फिर सोचा ही होगा कि फ़लाँ चीज़ कैसे होगी, फ़लाँ क्या तुमने अपना फ़लाँ नज़म पूरी कर ली, क्या तुमने फ़लाँ अफसाना पूरा कर लिया।
वो 12 मिनट गुजर जाने, इन्होंने कहीं बैठ बूट के सिगरेट पीने और वापस आके उसने अपने घर सो जाना और इसने अपने घर। तो मैंने अब ये वाली ऑप्शन ना फेसबुक पे दी हुई है कि यार कोई अगर इस तरह करना चाहे तो प्लीज़ एक बार मुझे सिर्फ वो मैसेज कर दे, तो मैं उसकी बात बिना सुने बिना पूछे मैं उसकी बात सुनूंगी और कभी मैं जजमेंटल नहीं होंगी कि वो ये ऐसा क्यों कह रहा है। वो जो भी सोच रहा है मैं उसकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो ये कदम ना उठाए। मैं मौजूद हूँ, कोई नहीं है, मैं हूँ। तो मेरा ख्याल है मैं कम से कम 3 लोगों के ऐसे जान बचा चुकी हूँ अब तक फेसबुक पे, जितने लोगों ने मुझसे वो किया है। इवन के एक को हमने रेस्क्यू भी करा लिया था। तो मतलब मैं तो अब वो वाली बंदी बन गई हुई हूँ, तो खुदकुशी नहीं करनी। बाकी आपने एजुकेशन की बात की। एजुकेशन, अगर तो आप एजुकेशन इसको समझते हैं कि जो आपके मुल्क में ये FA BA MA और सॉरी टू से PhD तक हो रही है, तो ये एजुकेशन तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इसने आपकी कोई तरबियत नहीं करनी, सीधी सी जो बात है। तो एजुकेशन के साथ हाँ आप उनको कहें कि वो किताबें पढ़ें, मुख्तलिफ मुल्कों की चीज़ें समझें, उनके अगर वो सफ़र कर सकते हैं तो सफ़र करें, कल्चर समझें। फिर बात वहीं आ जाती है कि लड़की की तरबियत में सिर्फ तालीम क्या करेगी अगर उसकी तरबियत ही नहीं हो रही। तो तरबियत करने वाले वालिदैन को सबसे पहले तो उतना एजुकेट होना चाहिए कि वो एक बच्चे को उस तरह से ब्रॉट अप उसका कर सकें कि वो एक अच्छी इंसान बन सके माशरे की। तो मुताला मेरा ख्याल है आपकी ज़िंदगी को बहुत संवार देता है, बहुत ज़्यादा संवार देता है, अगर आप थोड़ा सा भी इसका शौक़ रखें। सिर्फ आप सफ़रनामे ही पढ़ना शुरू कर दें तो शायद आप काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आने लग जाएंगी, क्योंकि सफ़रनामे में तो पूरी दुनिया के मुतालिक आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो बहरहाल मैं एजुकेशन, अगर तो अच्छी एजुकेशन आप दे रहे हैं और उसके साथ आप एथिक्स भी दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है एक अच्छी औलाद बड़ी होगी, मेरा ख्याल है। अगर कोई नहीं बनता तो फिर मैनू उदा नहीं पता, पता ही चले लेगा मेरे हुण जदों वड्डे होणगे उदों पता लगेगा। वो हाँ वो दूसरा सवाल था ना आपका, हाँ वो बेटों वाला जो आपका, उस पे आ रहे हैं जी। दोनों होती हैं, देखें मतलब दोनों हैं, मजहबी हैं, अनपढ़ हैं, ऊपर से जो सोसाइटी के जो फरसूदा रवायात हैं उसके अमीन है, खुद साख्ता, किसी ने उनको ये तमगा नहीं दिया कि आप अमीन हैं, लेकिन वो हैं अपने तौर पे। तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। वही लोग हैं जो मुआशरे को बेहतर नहीं होने देना चाह रहे। 8-8 10-10 बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, 6 बच्चे हैं। जितना गरीब है आप देखें उसके बच्चे उतने ज़्यादा हैं। हत्ता कि गरीब होना कोई वो नहीं है इसमें, लेकिन मसला ये है कि आप देखें कि आपके वसाइल कितने हैं। रियासत के पास ही वसाइल नहीं है तो फिर हमारे पास तो वसाइल उससे भी कम है। हम कितना भी काम करेंगे, लेकिन हम जब एक अपने उससे ही दायरे से ही निकल जाएंगे तो हम कैसे उनको पूरा कर सकेंगे। आप ये भी तो देखें ना कि हमारी ना रियासती जो चीज़ें हैं वो पूरी हो रही हैं, ना सोसाइटी के हिसाब से चीज़ें पूरी हो रही हैं। तो फिर ज़िम्मेदारी तो बतौर फ़र्द या बतौर इंसान हमारी बनती है कि हम क्या कर रहे हैं। अब हम मजहबियों से भी मत्था नहीं लगा सकते, हम अनपढ़ों से भी मत्थे नहीं लगा सकते। हम सिर्फ उनको बता सकते हैं कि सर आप ऐसे ना करें या मैम आप ऐसे ना करें। वो कहेंगे जी तुसी कौन होंदे हो सानू कहने वाले, असी कदी तानू आके कुछ किया। मसला ये है कि कुछ चीज़ें हमसे ज़्यादा रियासत की जिम्मेदारी हैं। तो जब रियासत अपने जो जिम्मेदारियों को अदा कर देगी तो मेरा ख्याल है फ़र्द के ऊपर खुद ब खुद उसका बोझ कम पड़ेगा। Assalamu alaikum, ma'am. This is Mehak. Well, ma'am, first of all, I'd like to add a small addition in the conversation. जिन्होंने फेमिनिज्म की बैलेंस की बात की थी, तो फेमिनिज्म मोस्टली ये समझा जाता है कि इट्स अगेंस्ट ऑफ पेट्रियार्की। बेसिकली फेमिनिज्म में भी काइंड्स हैं, सोशल फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म। तो इन सब को जब आप समझेंगे देन यू विल बी एबल टू एक्चुअली ड्रॉ ए बैलेंस के फेमिनिज्म व्हाट फेमिनिज्म इज़ बेसिकली।
सेकेंडली जो आपसे मेरी क्यूरी है वो ये है कि आफ्टर योर लास्ट अटैम्प्ट यू फाइनली गॉट के एक होप है, एक चिराग जो है वो आपको नज़र आया ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। उस वक्त आप वेग थी आइडियाज़ में कि आप डिफरेंस पैदा करना चाहती थी इन पीपल्स लाइफ, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि कैसे करना है। तो उस आइडिया को जो आपके जहन में या एक होप जो आया था, उस चिराग को आपने विजन किस तरह और कैसे देना है, वो कहाँ से उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई और कहाँ से आपको मॉरल सपोर्ट मिली फॉर दैट? अच्छा, उसके लिए जो था, चूँकि मैं सोशल मीडिया हम सब यूज़ करते हैं, तो बचपन में थे तो डायरीज़ लिखते थे, कुछ भी हो जाता था, कोई शिकायत थी, अल्लाह मियाँ से बेशुमार शिकायतें की हैं, डायरियों में लिखी हुई हैं, अम्मी से की हैं, लिखी हुई हैं तो वो हम सब का एक सीक्रेट होता था कि आप किसी से कह नहीं सकते तो चलो यार लिख दें। उसके बाद मैं कहती हूँ शायद ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपके पास एक सोशल मीडिया की, इंटरनेट और इसकी शक्ल में एक प्लेटफॉर्म आ गया। तो पहले मैंने थोड़ा थोड़ा इस पे लिखना शुरू किया फेसबुक पे अपनी। उसके बाद जब हम सब आया ऑनलाइन मैगज़ीन वजाहत मसूद और अदनान खान काकड़ का, तो अदनान खान की तहरीरें आती थी कि मतलब वो उसमें बताते थे कि जो मज़मून आना चाहिए वो कैसे आना चाहिए, उसके अंदर जो है इमला ऐसी होती है, लोग इमला की गलतियाँ करते हैं, फ़लाँ फ़लाँ। तो वो मैं पढ़ती रहती थी, तो मैं कहती थी कि यार मैं तो मज़मून बहुत अच्छा लिख लेती हूँ, मतलब मैंने कभी याद करके कोई मज़मून नहीं लिखा कभी, तो मैं तो ऐसे ही लिख लेती हूँ, तो मैं क्यों नहीं भेज के देखती। तो मेरा जो पहला कॉलम मैंने भेजा था वो मैंने कंदील बलोच के उस पर भेजा था, गैरत और कंदील बलोच के, वो इसके अंदर भी शामिल है। तो वो मेरा जब पब्लिश हो गया तो फिर मुझे थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस मिला कि मैं लिख सकती हूँ, अच्छा मेरी चीज़ लोग पढ़ते हैं। तो वो फिर एक पहला स्टार्ट था, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं लिखती रही, फिर वजाहत मसूद की तरफ से मुझे अप्रिसिएशन आई, फिर इस तरह से मुझे जब शाबाश मिलना शुरू हुई तो वो फिर आपका कॉन्फिडेंस ज़ाहिर है वो बूस्ट अप हो जाता है एक तरह से कि भाई अब आप कुछ कर सकते हैं। तो वो करते करते बस लिखने का जो था वो मेरा शौक़ पूरा होता गया। बीच में राइटर ब्लॉग भी आ जाते हैं। आप मतलब मैं जब अपने ऊपर कोई मिसाल से चीज़ लिखती हूँ ना, तो वो मेरे लिए आसान नहीं होती है, क्योंकि मैं उसी फेज़ में वापस पहुँच जाती हूँ। तो वो फिर मुझे ना कई टाइम लगता है थोड़ा उससे निकलने में, क्योंकि मैं जब लिख रही होती हूँ तो तब भी मेरे आंसू जा रहे होते हैं। तो वो फिर मुझे थोड़ा सा ना फिर गैप देना पड़ता है कि मैंने अब ये लिख दिया है तो अब मैं क्या करूँ, इससे कैसे निकलूँ। तो बहरहाल वो करते करते जब इसको कंपाइल करने की टाइम आया तो पता चला, मैंने कहा यार मैंने इतना लिख लिया है, अभी भी इसमें कुछ चीज़ें शामिल नहीं है। वो मतलब सेकंड एडिशन में आएंगे, मतलब 300 से उसने मुझे कहा कि ऊपर ना जाए, 370 पता नहीं कुछ, इससे 378 शायद इसके पेजेस हैं। तो अभी भी मतलब ये इसमें कुछ चीज़ें फिर निकाली मैंने, उसमें से माइनस की, तो पता चला कि भाई इतना हमने लिख लिया है या इतना था और इतना लोगों ने पढ़ लिया और इसी से नाम बना। ये बिल्कुल भी उसमें दो राय नहीं है कोई कि मुझे सबसे पहले मैंने फिर हम सब पे भेजा, फिर मैंने नया ज़माना पे 1-2 भेजे, उस पे फिर पाबंदी थी, फिर मकालमा पे भेजा, फिर मकालमा से मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, तो मैं ज़्यादा हम सब पे लिखती रही। तो आर्टिकल लिखूं तो हम सब पे भेज देती हूँ। वैसे मैंने बताया ना कि वो मुझे पैसे दे के लिखवाता ही कोई नहीं, क्योंकि मेरी चीज़ें ऐसी होती हैं लोगों को लगता है पता नहीं ये क्या बेहयाई वाला काम कर रही है एनू। तो मतलब समटाइम सुनने को ये भी मिल जाता है कि इसको मतलब कहीं आने नहीं देना आगे। मुझे अभी यहाँ एंटर होने तक, जब तक ये प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ तब तक भी टेंशन थी, मैंने कहा शायद ये भी ना कहीं कैंसिल हो जाए लेकिन जब ये माइक शाइक लग गए तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि हो ही जाएगा। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ चीज़ों में मैं औरतों के जहनों में भी बहुत सी चीज़ें जो है ना डाली गई हैं। अब ये मुझे नहीं पता, शायद आप इसको सही एलेबोरेट कर सकें कि जिस तरह आपने कहा कि जो बेटा होता है उसके लिए अंडा पकाया जाता है, फिर उसके बाद बेटी को उस तरह नहीं ट्रीट किया जाता। इसी तरह ये जो चीज़ें हैं इसको किस तरह ओवरकम किया जाए, क्योंकि औरतों के जहनों में ये डाली गई है, औरतें ख़ुद ये चीज़ें लेके आती हैं। एक क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरा क्वेश्चन, आपने कंदील बलोच की भी बात की, आपके इस कॉन्टेक्स्ट में जो आपने बुक लिखी है, आपके जहन में गैरत क्या है?
जो गैरत के नाम पे हर रोज़ कत्ल भी होता है, तो आप गैरत को किस तरह डिफ़ाइन करती हैं? पहला सवाल इनका था वो सोच जो की है, वो सोच तो देखें औरत भी ज़ाहिर है पिदरसरी मुआशरे की है, तो कई 100 सदियाँ उसको भी लग गई हैं ये उसके दिमाग में चीज़ें डालने में कि मर्द ही चूँकि कमाऊ पूत है, मर्द ही उसके ऊपर हाकिम है, या मर्द ही जो है उसका एक घर का जो फ़र्द है कमाने वाला और उसी ने वो सब चीज़ें करनी हैं, तो मर्द को ताकत ज़्यादा चाहिए, मर्द ही औलाद बढ़ाएगा, तो मर्द को ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है, मर्द को ज़्यादा आसानी मिलनी चाहिए सोने में, उठने में, खाने पीने में, हर चीज़ में। तो एक तो ये जब आप किसी भी ज़ाहिर सी बात है, आप तो किसी पत्थर पे भी पानी फेंकेंगे तो उसमें भी सुराख हो जाएगा कुछ सालों के बाद, तो ये तो सोच उनके दिमागों में डाली गई है ना। इस पे भी काम अगर आप आज से शुरू करते हैं तो कम से कम भी आपको 500 साल चाहिए ये दिमाग बदलने के लिए, और अब वो दिमाग ऐसे नहीं बदलेंगे, वो जीन्स बदलेंगे तो दिमाग बदलेंगे। मतलब आज आपके जो अच्छे जीन्स वाली औलादें पैदा होती जाएंगी ना, तो वो 500 साल में कहीं जाके ये सोचेंगे कि हाँ इंसान जो है वो बराबर ही हैं, मर्द और औरत वाले वो जो तसव्वुरात हैं, जो हमारे फरसूदा एक चीज़ें हैं, उससे आप निकल सकेंगे। बाकी आ गई बात ये गैरत का, तो मतलब मेरा तो बड़ा इस पे पता नहीं आपको वो सवाल अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आपने जवाब मेरा सॉरी आपको अच्छा ना लगे मे बी, कि आपने गैरत का तस्वुर औरत की शलवार से बांध दिया है। तो मर्द की शलवार से आपने कुछ नहीं बांधा, उसका जहाँ मर्जी दिल है वो अपनी शलवार खोल के खड़ा हो जाए, वहाँ किसी की गैरत नहीं जागेगी, किसी मर्द की नहीं जागेगी, किसी मर्द को नहीं आप जाके वहाँ कहेंगे कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। तो मतलब आपने वो गैरत का तस्वुर औरत के साथ ही क्यों है। आप देखें कि क्या गैरत है, मतलब आपके भाई से कत्ल हो जाता है, बेटे से कत्ल हो जाता है, आप उसके कत्ल के बदले में अपनी बच्ची आगे कर देते हैं कि भाई ये लो। आपने ज़मीन जायदाद का आपका कोई रौला है, आप अपनी दुश्मन पार्टी को लगा के वो कारोकारी करके आप उनकी औरत मार दें, वो आपकी मार देंगे। मर कौन रहा है? गैरत क्या है, मतलब क्या गैरत है? आप किसी बंदे के साथ नहीं चल सकते, आपको लगता है कि वो आपके साथ लॉयल नहीं है, आपको लगता है आपके लॉयलिटी के म्यार पे कोई पूरा नहीं उतर रहा, आप उसको छोड़ दें, आप उस मामले से अलग हो जाएं। अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों से मसाइल हैं, चीज़ें आपके नहीं हल में आती, तो आप उससे निकल जाएं। लेकिन आप ये नहीं करें कि मतलब गैरत सिर्फ गैरत का जो टोकरा है या गैरत की जो एक बोझ है वो आपने सिर्फ औरत के कांधे पे रख दिया है कि नहीं इसको तुमने ही उठा के चलना है। वो नहीं है आपकी गैरत की रखवाली करने के लिए। मतलब ये आपको समझना पड़ेगा, बेटियां आपकी गैरत के टोकरे अपने सरों पर क्यों उठा के चलें, जो कि गैरत भी आपकी है। तो ये मैं बिल्कुल भी इस पे वो नहीं आती हूँ, इसको सॉरी टू से मैं बहुत इस पे वो हो जाती हूँ कि मतलब आप लोग इस तस्वुर से निकलें, ये गैरत वैरत कुछ नहीं होता, दिमाग का कीड़ा होता है बस। बहुत शुक्रिया नौश आपके आने का, यहाँ पे अपना टाइम देने का। ठीक है, आपने अपनी इस किताब में एक अपना कतबा भी लिखा है और उसको मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा। यहाँ वो औरत दफन है जो मरने के बाद जिस्मानी तौर पर अब यहाँ दफन हुई है, मगर ज़िंदगी ने जीते जी कई कब्रें इसके सीने में बनाई रखी, कई हसरतों की कब्रें, मोहब्बतों की कब्रें, जो ज़िंदगी को जीना चाहती थी मगर ज़िंदगी ने इसे एक के बाद दूसरे खेल में उलझाए रखा। यहाँ इन तमाम औरतों की तर्जमान दफन है जो आज़ादी से सांस लेना चाहती थीं, मगर इनकी ख्वाहिशात माशरे और ख़ानदान के दबाव के नीचे दब गईं, जो कई ऐसे फ़ैसले लेते लेते रुक गईं जिनसे इनके प्यारों को तकलीफ़ पहुँचती। हमारी दुआ है कि आप जिएँ और बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो माजरत है।